नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल में। आज हम लोग बिहार पुलिस सिपाही भर्ती परीक्षा का जो कि 27/2/2022 को हुआ है उसका प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस करने वाले हैं। आज का हमारा पहला सवाल है, बेकिंग सोडा है सोडियम का डैश है, मतलब बेकिंग सोडा सोडियम का क्या है? तो बेकिंग सोडा सोडियम का बाइकार्बोनेट है। अब इसको थोड़ा और डिटेल से जान लेते हैं कि सोडियम का बाइकार्बोनेट है, इसका फॉर्मूला क्या होता है। तो बेकिंग सोडा को ही दोस्तों बेकिंग सोडा को ही एडिबल सोडा भी कहा जाता है, मतलब खाने में इसका उपयोग किया जाता है। इसका जो फॉर्मूला होता है दोस्तों वो होता है NaHCO3। कहीं कहीं पे आपको ये सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट के नाम से भी देखने को मिल जाएगा। सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट, तो याद रखेंगे, सारा नाम इम्पॉर्टेंट है। सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट, बेकिंग सोडा सोडियम बाइकार्बोनेट नॉर्मली इसको कहते हैं NaHCO3। इसी को सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट भी कहा जाता है। अब इसे याद कैसे रखेंगे भाई? याद करने का एक सिंपल तरीका है, आप ये समझें कि बेकिंग सोडा का उपयोग खाने में किया जाता है और खाना खाने के बाद लोग क्या करते हैं, हाथ धोते हैं। और हाथ धोने के बाद क्या करते हैं, मान लीजिए कि कहीं आप गेस्ट बन के गए हैं, खाना खाने के बाद फिर आप हाथ धोने के बाद फिर घर तो जाएंगे ना, अपना वहीं पड़ल रहेंगे, घर जाएंगे। तो जब आप घर जा रहे होते हैं, जब जहाँ गए हैं उनसे विदा लेकर जब अपने घर जा रहे होते हैं तो बाय तो करते होंगे ना। तो आप बाइकार्बोनेट दिमाग में रखेंगे कि खाने के बाद आपने बाय करा, मतलब खाने वाला सोडा में बाई यूज होगा, बाइकार्बोनेट इसका उपयोग होने वाला है। ठीक है दोस्तों, एक छोटी सी ट्रिक है, इससे आप अपने सवाल को सही कर सकते हैं एग्जाम में। अगला क्वेश्चन देखते हैं। 2011 की जनगणना के अनुसार भारत में साक्षरता दर लगभग है। तो 2011 की जनगणना के अनुसार भारत में साक्षरता दर हमारे ऑप्शन के अकॉर्डिंग यहाँ पे 73% होगा। 2011 की जनगणना के अनुसार भारत में साक्षरता दर लगभग 73% होगा, जिसमें से मेल जो लिटरेसी रेट है और फीमेल है वो अलग अलग है। अगर ओवरऑल पूछेगा तो 73%, अगर मेल पूछेगा कि मेल साक्षरता दर यानी पुरुष साक्षरता दर कितना है, तो मेल साक्षरता दर है 82.14%। और ध्यान रखिए दोस्तों, ये 2011 की जनगणना के अनुसार है, और फीमेल साक्षरता दर जो है वो है 65.46%। 65.46%। अगर मेल लिटरेसी रेट मतलब मेल साक्षरता दर पूछेगा तो मेल साक्षरता दर क्या होगा, 82 मेल पूछेगा और फीमेल पूछेगा। मेल पूछेगा तो 82.14% और फीमेल पूछेगा तो 65.46%। अगर ओवरऑल पूछेगा तो 73%। ठीक है दोस्तों, आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 3 पे। आधुनिक लोकतंत्र के रूप में जाना जाता है, आधुनिक लोकतंत्र के रूप में किसे जाना जाता है? ऑप्शन नंबर ए है प्रत्यक्ष लोकतंत्र, ऑप्शन नंबर 2 है शुद्ध लोकतंत्र, ऑप्शन नंबर सी है प्रतिनिधित्व लोकतंत्र, ऑप्शन नंबर डी है सामाजिक लोकतंत्र। तो इसका सही उत्तर जो होगा वो होगा ऑप्शन नंबर सी, प्रतिनिधित्व लोकतंत्र। आधुनिक लोकतंत्र के रूप में जाना जाता है प्रतिनिधित्व लोकतंत्र में। ठीक है दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 4 की ओर बढ़ते हैं। अमेरिका की खोज किसने की? आप ये सभी जानते होंगे, अमेरिका की खोज कोलंबस ने की है। अमेरिका की खोज कोलंबस ने की है। क्वेश्चन नंबर 5 में देखते हैं दोस्तों, निम्नलिखित में से कौन सा त्रिभुजों की सर्वांग समता का एक प्रतिबंध नहीं है? इसको थोड़ा डिटेल से समझते हैं दोस्तों। कह रहा है कि सर्वांग समता का एक प्रतिबंध नहीं है, मतलब आपको कॉन्ग्रुएंसी समझ में आना चाहिए। मान लीजिए दो ट्रायंगल है, दो ट्रायंगल में अगर ये दो ट्रायंगल है, मान लेते हैं ट्रायंगल ए और ये ट्रायंगल बी है, ये दोनों ट्रायंगल आपस में कॉन्ग्रुएंट हैं, मतलब सर्वांग सम है। तो कौन कौन से कंडीशन हो सकते हैं, और जो कंडीशन नहीं हो सकता वो हमारे सवाल में पूछा है। तो ये साइड, ये एंगल और ये साइड और ये साइड। तो आपको दिमाग में रखना है तीन तरह का नियम आपको दिमाग में रखना है। पहला, दूसरा और तीसरा। कॉन्ग्रुएंसी के लिए तीन तरह का नियम आपको दिमाग में रखना है। एक होगा SSS, दूसरा होगा ASA, तीसरा होगा SAS।
ये 3 तरह का कॉन्ग्रुएंसी हो सकता है। अब क्या है ये दोस्तों, तो साइड साइड साइड, मतलब अगर दो ट्रायंगल का ये साइड ये साइड ये साइड ये साइड और ये साइड और ये साइड अगर इक्वल हो जाए तो वो एस प्रॉपर्टी से दोनों ट्रायंगल आपस में क्या हो जाएंगे, कॉन्ग्रुएंट यानी सर्वांग सम हो जाएंगे। अब ए ऐसे में क्या है कि अगर दो ट्रायंगल का दो एंगल और एक साइड इक्वल हो जाए तो वो कॉन्ग्रुएंट हो सकता है। और तीसरा कंडीशन क्या है एस में कि अगर दो साइड और उसके बीच वाला एंगल अगर इक्वल हो जाए तो दोनों ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट हो सकते हैं। ये 3 कंडीशन आपको दिमाग में रखने हैं, ये 3 कंडीशन है। अब इसमें नहीं पूछ रहा है दोस्तों, तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा आप बता सकते हैं। ये SSA बोल रहा है, SSA, ये तो कोई प्रॉपर्टी कॉन्ग्रुएंसी की होती ही नहीं है, इसीलिए हमारा आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, आगे बढ़ते हैं। 1950 के पहले हिंद चीन में कौन से देश शामिल होते थे? 1950 से पहले हिंद चीन में कौन से देश शामिल होते थे? इसका सही उत्तर दोस्तों होगा वियतनाम, कंबोडिया और लाओस, ऑप्शन नंबर ए। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है भाई, वियतनाम, कंबोडिया और लाओस। वियतनाम, कंबोडिया और लाओस, हिंद चीन में कौन से देश शामिल होते थे? वियतनाम, कंबोडिया और लाओस। आगे बढ़ते हैं भाई। फिल इन द ब्लैंक विद द करेक्ट ऑप्शन। नीदर द बॉयज नोर द टीचर डैश प्रेजेंट। अब यहाँ पे इंग्लिश का सवाल है, इसको हम लोग करते हैं भाई। क्या लिखा हुआ है? नीदर द बॉयज नोर द टीचर। आपको दिमाग में रखना है कि जब कोई भी सेंटेंस नीदर और नॉर से कनेक्टेड हो, नीदर और नॉर से कनेक्टेड हो, तो वर्ब जो लगेगा, हेल्पिंग वर्ब जो यूज होगा, वो नॉर के बाद आने वाला सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग। फिर से कह रहा हूँ, ध्यान से सुनेंगे। अगर कोई सेंटेंस नीदर और नॉर से कनेक्टेड हो तो सेंटेंस में जो हेल्पिंग वर्ब यूज होने वाला है वो नॉर के बाद जो होने वाला सब्जेक्ट है उसके अकॉर्डिंग यूज होने वाला है। तो मैं अगर इसको बताऊं तो यहाँ देखेंगे नीदर द बॉयज नॉर द टीचर। आप अगर गौर से देखेंगे तो बॉयज एक प्लूरल सब्जेक्ट है और टीचर जो है यहाँ पे एक सिंगुलर सब्जेक्ट है। तो मैंने कहा कि अगर सेंटेंस नीदर और नॉर से कनेक्टेड हो तो हेल्पिंग वर्ब यानी ये जो डैश वाले स्थान है यहाँ पर जो हेल्पिंग वर्ब आने वाला है वो जो लगेगा वो नॉर के बाद होने वाला जो सब्जेक्ट है उसके अकॉर्डिंग। तो नॉर के बाद वाला सब्जेक्ट क्या है? टीचर, जो कि क्या है? सिंगुलर सब्जेक्ट है। तो सिंगुलर सब्जेक्ट अपने साथ सिंगुलर वर्ब लेगा। तो अब सिंगुलर वर्ब यहाँ पे आप देखिए क्या क्या है, आर, इज है, आर है, वर है, हैव बीन है। तो सिंगुलर सब्जेक्ट कौन सा है? तो हमारा आंसर होगा इज। नीदर द बॉयज नॉर द टीचर इज प्रेजेंट। ठीक है दोस्तों, आगे बढ़ते हैं। चुंबकत्व पर आधारित चिकित्सीय तकनीक है। चुंबकत्व पर आधारित चिकित्सकीय तकनीक है। तब अब यहाँ से अगर आपको आंसर इसका नहीं भी पता रहेगा तो भी आप कर सकते हैं। चुंबकत्व को पकड़िए। चुंबकत्व मतलब क्या होता है? मैग्नेटिज्म। और यहाँ से आप मैग्नेट निकालिए, मैग्नेट में आप एम निकालिए और एम से MRI मारिए, आंसर सही होगा। कोई दिक्कत रहा ना भाई? बोलिए। अगर आपसे कोई पूछे, क्योंकि ये बार बार पूछता है, MRI का फुल फॉर्म भी पूछा जाता है, तो MRI का फुल फॉर्म पूछेगा तो वो मैं आपको दिखा देता हूँ। MRI का फुल फॉर्म आप लिख लें। MRI का फुल फॉर्म क्या होगा? मैग्नेटिक रेजोनेंस इमेजिंग। मैग्नेटिक रेजोनेंस इमेजिंग। ठीक है दोस्तों, आगे बढ़ते हैं। हमारा क्वेश्चन नंबर 9 है, राजनीतिक दल आवश्यक है। राजनीतिक दल आवश्यक है। किसमें राजनीतिक दल आवश्यक है? राजतंत्र में, लोकतंत्र में, कुलीन तंत्र में या अधिनायक तंत्र में? राजनीतिक दल आवश्यक है राजतंत्र में, लोकतंत्र में, कुलीन तंत्र में या अधिनायक तंत्र में? ऑब्वियस सी बात है कि राजनीतिक दल की आवश्यकता कहाँ पड़ेगी दोस्तों? तो लोकतंत्र में पड़ेगी। डेमोक्रेटिक जो बॉडी होगी वहाँ पे हमारी राजनीतिक दल की यानी अलग अलग पार्टीज़ की ज़रूरत पड़ेगी। लोकतंत्र इसका आंसर सही होगा। ठीक है दोस्तों, आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 10 है हमारा, निम्नलिखित में से कौन सा एक प्राकृतिक पारितंत्र नहीं है? प्राकृतिक पारितंत्र नहीं पूछ रहा है दोस्तों। प्राकृतिक पारितंत्र नहीं है मतलब
प्राकृतिक नहीं है, उसको बनाया गया, मैनमेड पूछ रहा है, तो मैनमेड पूछ रहा है, बेसिकली आर्टिफिशियल पूछ रहा है, प्राकृतिक नहीं है इसका मतलब आर्टिफिशियल जो है वो हमें आंसर करना है। तो आप देखें, वन प्राकृतिक होता है, नदी प्राकृतिक होता है, रेगिस्तान प्राकृतिक होता है, इसका मतलब हमारा जो सही उत्तर होगा दोस्तों वो क्या होगा, बगीचा हो जाएगा। बगीचा आर्टिफिशियल होगा, कोई ज़रूरी नहीं है, क्योंकि बगीचे जो हैं वो बगीचा नेचुरल होगा, कोई ज़रूरी नहीं है, क्योंकि बगीचा आर्टिफिशियल होता है। और यहाँ पूछा है प्राकृतिक पारितंत्र नहीं है ना, तो बगीचा हमारा सही आंसर होगा। ठीक है दोस्तों, आगे बढ़ते हैं। हमारा आज का 11वां क्वेश्चन होगा, किस राज्य की क्रिकेट टीम ने 21-22 में विजय हजारे ट्रॉफी का खिताब जीता? हालांकि अभी के लिए ये क्वेश्चंस बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, क्योंकि ये जब एग्जाम हुआ था उस समय का ये करंट है, लेकिन फिर भी मैं आपको बता देता हूँ। इसका आंसर आप हिमाचल प्रदेश लगाएंगे, इसका आंसर आप लगाएंगे हिमाचल प्रदेश। बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन नहीं है। आगे बढ़ते हैं दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 12 देखते हैं। फिल इन द ब्लैंक्स चूजिंग द करेक्ट वर्ड फ्रॉम द ऑप्शन दैट फॉलो। कह रहा है कि इफ़ ही डैश वी वुड गो। अब ये क्लाउज की बात है कि इंग्लिश का सवाल है दोस्तों, ये क्लाउज है, यहाँ पे दो क्लाउजेज बन रहे हैं, दोनों क्लाउज को आपको देखना पड़ेगा। दो क्लाउजेज कैसे हैं देखिए, कह रहा है कि इफ़ ही डैश, उसके बाद फिर वी वुड गो, इफ़ ही डैश वी वुड गो। एक क्लाउज ये है इफ़ ही, यहाँ तक इफ़ ही डैश तक, और एक क्लाउज है वी वुड गो, एक क्लाउज है इफ़ ही डैश, दूसरा क्लाउज है वी वुड गो। अब हमें इस क्लाउज का कंडीशन जो रूल होता है उसे दिमाग में रखना पड़ेगा। उसे रखने के लिए आप ये समझें कि अगर कोई इफ़ वाले क्लाउज आ गया, और दूसरे क्लाउज में वुड का प्रयोग किया गया है, तो इफ़ वाले क्लाउज के साथ जो वर्ब आएगा वो हमेशा अपने V2 फॉर्म में आएगा। जो वर्ब आएगा वो हमेशा V2 फॉर्म में आएगा। तो इफ़ ही डैश वी वुड गो, आप सेकंड क्लाउज को सबसे पहले देखें, सेकंड क्लाउज को आप देखें, आपको मिला वुड, और पहले क्लाउज को देखें तो आपको मिला इफ़। तो इफ़ वाले क्लाउज में हमेशा वर्ब का V2 आएगा, तभी दूसरे क्लाउज में वुड का प्रयोग कर सकते हैं। ये रूल है, अगर नहीं पता आपको तो आप कहीं पर नोट डाउन कर लें इसको। ठीक है दोस्तों, तो इसका जो V2 फॉर्म होगा, यानी जो वर्ब होने वाले हैं उसका हमेशा V2 फॉर्म होगा। तो इफ़ ही डैश वी वुड गो में V2 फॉर्म आप देखेंगे तो यहाँ पे हैड कम नहीं हो सकता, वुड कम नहीं हो सकता, कम नहीं हो सकता, कैम, क्योंकि कम का V2 फॉर्म कैम है, तो हमारा आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, हमारी आंसर सही। आगे बढ़ते चलते हैं। ठीक है दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 13 पे आते हैं। कह रहा है कि क्लोजेस्ट इन मीनिंग टू द गिवन वर्ड, बेसिकली सिनोनिम्स जो होगा वो हमें यहाँ पे बताना है। क्वेश्चन नंबर 13 में कह रहा है कि प्रोटेस्ट का, आपको सभी को पता है प्रोटेस्ट का जो है सिनोनिम्स क्या हो सकता है। तो ऑप्शन नंबर ए देखिए, टू टेस्ट अगेन नहीं हो सकता, टू टेस्ट बिफोर नहीं हो सकता, टू एग्जामिन नहीं हो सकता, टू ऑब्जेक्ट है ना, विरोध करना। प्रोटेस्ट मतलब क्या, विरोध करना, टू ऑब्जेक्ट, इसका ऑप्शन नंबर डी सही आंसर होगा। ठीक है दोस्तों, आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 14, प्रतिष्ठित लोकमान्य तिलक राष्ट्रीय पुरस्कार 2021 से किसे सम्मानित किया गया है। ये भी एक उस समय का करंट अफेयर से, ये भी अभी के डेट के लिए बहुत इंपॉर्टेंट सवाल नहीं है दोस्तों, फिर भी इसका आंसर जान लीजिए आप। साइरस एस पूनावाला है, ऑप्शन नंबर बी। आगे बढ़ते हैं। विद्युत बल्ब का तंतु बना होता है। ठीक है दोस्तों, ये सवाल ठीक है और बार बार एग्जाम में देखने को मिलता है, इसको हम लोग करते हैं। विद्युत बल्ब का तंतु मतलब फिलामेंट, आप लोग देखे होंगे जो येलो कलर का जो बल्ब होता है दोस्तों, 100 वाट का जो बल्ब आता है उसमें फिलामेंट लगा होता है। अब तो CFL और LED में फिलामेंट की कोई झंझट ही नहीं है, तो ये उस बल्ब की बात कर रहा है जिसमें तंतु यानी फिलामेंट लगा हो, वो बना होता है। किसका बना होता है, बेसिकली वो टंगस्टन का बना होता है दोस्तों। किसका बना होता है, टंगस्टन का बना होता है, टंगस्टन का बना होता है। किसका बना होता है, टंगस्टन का बना होता है, टंगस्टन का बना होता है। ऐसा क्यों होता है, क्योंकि टंगस्टन का रेसिस्टेंस दोस्तों बहुत ज़्यादा होता है, रेसिस्टेंस जो होता है वो बहुत ज़्यादा होता है, ताकि वो इलेक्ट्रिकल एनर्जी को हीट एंड लाइट एनर्जी में कन्वर्ट कर सके, इलेक्ट्रिकल एनर्जी को हीट एंड लाइट एनर्जी में कन्वर्ट कर सके। आप नाइक्रोम वायर का भी नाम सुने होंगे दोस्तों। इलेक्ट्रिक हीटर जो होता है उसमें नाइक्रोम, इलेक्ट्रिक हीटर जो होता है उसमें नाइक्रोम वायर का उपयोग किया जाता है। ठीक है दोस्तों, आगे बढ़ते हैं। अब एक मैथ्स का सवाल आया है, चक्रवृद्धि ब्याज की किस दर प्रतिवर्ष से यानी 1250, 2 वर्षों में 1800 रुपया हो जाएगा। अब इसको करते हैं दोस्तों, मैथ्स का सवाल है, आराम से हो जाएगा, टेंशन की बात नहीं है। कह रहा है कि हमारा एक प्रिंसिपल है 1250 रुपया और 2 वर्ष में वो हो जा रहा है वो 1800 रुपया, तो किस रेट से बढ़ा है। कंडीशन ये है कि जो चक्रवृद्धि ब्याज चल रहा है, सिंपल इंटरेस्ट यानी साधारण ब्याज की कंडीशन नहीं है। कह रहा है सवाल कि चक्रवृद्धि ब्याज की कंडीशन में किस रेट से यानी किस दर से, और दर कैसा है, प्रतिवर्ष है,
1250 रुपया 1800 रुपया हो जाएगा। इसको करने का अलग अलग तरीका है दोस्तों, लेकिन सबसे अच्छा तरीका मैं आपको बताऊं तो आप क्या करें, हमारे पास प्रिंसिपल कितना है भाई, तो 1250 है, और अमाउंट कितना है, 1800 रुपया है। आप सबसे सिंपल तरीका ये करें कि आप प्रिंसिपल और अमाउंट का जो दिया हुआ है वो दोनों का रेशियो निकाल लें, या अमाउंट और प्रिंसिपल का रेशियो निकाल लें। तो मैं क्या करता हूँ, प्रिंसिपल इस टू अमाउंट का रेशियो निकालता हूँ। तो आप देखेंगे कि यहाँ 1250 इस टू 1800 करेंगे, कितना आ जाएगा, 5 से काटोगे तो 25 पंचे 125, 5 से काटोगे तो 36 पंचे 180, यानी 25:36 आ रहा है। अब 25:36 आया। अब आपको ऑप्शन पे जाना है, 2 साल दे रखा है ना, टाइम कितना दे रखा है, 2 वर्ष। आपको ऑप्शन पे जाना है, आपको ऑप्शन पे जाना है, जो सबसे सिंपल ऑप्शन लग रहा है ना, यानी 20%, ये 20% को मैं पकड़ता हूँ, 20% को पकड़ा। 20% का फ्रैक्शन कितना होता है दोस्तों, 1/5। अब 1/5 और 2 साल में, मतलब 5 का चीज़ 1 साल में 1 बढ़ रहा है, तो 5 का चीज़ 1 साल में 1 बढ़ा तो कितना हुआ, 6। फिर 2 साल क्योंकि कह रहा है यहाँ पे, तो फिर 5 का कितना हो जाएगा, 6। तो अब यहाँ करोगे, इसको मल्टीप्लाई करोगे, कितना आएगा 25, और ये कितना आएगा 36। अब देख रहे हैं ये जो होता है ना, ये होता है प्रिंसिपल, और ये जो आता है ये आता है अमाउंट। तो आप देख रहे होंगे यहाँ पर भी जो प्रिंसिपल और अमाउंट का रेशियो आ रहा है वो 25/36 आ रहा है। इसका मतलब हमारा ऑप्शन बी सही होगा। हाँ ना बोलिए दोस्तों, समझ में आया कि नहीं आया, ऑप्शन नंबर सी, सॉरी ऑप्शन नंबर सी सही होगा। हाँ ना बोलिए दोस्तों। या आप इसको ऐसे भी बना सकते हैं, पी, या ऐसे बना सकते हैं, सॉरी, ए इक्वल्स टू पी इंटू 1/100/100 या टी जो भी लगाएं। यहाँ पे ए जो है वो अमाउंट है, यहाँ रखेंगे आप 1800 रुपया, बराबर पी रखेंगे यहाँ पे 1250 रुपया, और 1+r हमें निकालना है, और टाइम दे रखा है 200 रुपया। यहाँ से आप आर निकाल सकते हैं ये फॉर्मूला से यूज़ करके, या आप जो मैंने तरीका बताया आपको वो तरीका से भी आप बना सकते हैं। आप चाहें तो 15% को भी चेक कर लें, तो 15% का फ्रैक्शन आप बनाएं। 15% का फ्रैक्शन कितना आ जाएगा, 15/100 है ना, तो कितना आ जाएगा 3/20, 3/20 यानी 2 साल की बात कर रहा है, यानी 1 साल में 20 से 3 बढ़ रहा है, यानी 20 से 23 हो रहा है, फिर दूसरे साल में 20 से 23 होगा। अब ये प्रिंसिपल हो जाएगा कितना, 400, ये कितना हो जाएगा 529। तो दोनों का रेशियो कहाँ आ रहा है दोस्तों, 25/36 नहीं आ रहा ना, इसका मतलब ये ऑप्शन नहीं हो सकता। बोलिए हाँ या ना। अरे नहीं समझ में आया, अरे हाँ ना बोलो भाई, एक बार तो बोल दो, एक बार और बोलो भाई साहब, हाँ या ना बोलो भाई। आगे बढ़ें, चलिए ठीक है। अब 17 नंबर फिर एक मैथ्स का सवाल है भाई, देखते हैं इसको क्या कह रहा है। कह रहा है एक खिलौना पर 12% छूट देने पर इसे 308 रुपये में बेचा जाता है, तो खिलौना का अंकित मूल्य क्या है। 12% का आप छूट देते हैं और 308 रुपया में बेचते हैं, तो अंकित मूल्य मतलब मार्क्ड प्राइस कितना है वो आपको निकालना है। ठीक है, सबसे पहली बात एक बात जान लें आप कि डिस्काउंट जब भी दिया जाएगा, फिर से बोल रहा हूँ सुन लें भाई, डिस्काउंट जब भी दिया जाएगा दोस्तों वो हमेशा मार्क्ड प्राइस पे दिया जाएगा। डिस्काउंट जब भी दिया जाएगा वो हमेशा मार्क्ड प्राइस पे दिया जाएगा, मतलब अंकित मूल्य पे ही डिस्काउंट दिया जा सकता है, अंकित मूल्य पे ही छूट दिया जा सकता है। ऐसा नहीं है कि कॉस्ट प्राइस पे आप छूट दे दिए, अब माथा पकड़ के रो रहे हैं कि घाटा लग गया। हमेशा अंकित मूल्य जो प्राइस लिखा रहता है कोई सब सामान पे, वो प्राइस जो लिखा रहता है वो बेसिकली अंकित मूल्य है, और उसी पे डिस्काउंट दिया जाता है। ठीक है, इतना चीज़ क्लियर हुआ, समझ में आया कि डिस्काउंट हमेशा मार्क्ड प्राइस पे ही दिया जाता है। ठीक है, अब सवाल की ओर चलते हैं। कह रहे हैं कि 12% का आपने छूट दिया और उसे 308 रुपये में बेच दिया, तो अंकित मूल्य क्या है। तो सबसे पहला काम आप क्या करेंगे कि आप डिस्काउंट दे रहे हैं कितने का, 12% का, तो आप क्या करें कि 12% का फ्रैक्शन बनाएं। जब 12% का फ्रैक्शन क्या होगा, 12/100, बोलो हाँ या ना, बहुत बढ़िया। इसको काटेंगे तो 3/25 आ गया, यानी आ गया 3/25। अब मैंने अभी बताया आपको कि डिस्काउंट हमेशा किस पे दिया जाता है, मार्केट प्राइस पे। तो आप ये 3/25 को देखिए कह क्या रहा है आपसे, आंखें फाड़ फाड़ के कह क्या रहा है, ये कह रहा है कि अगर 25 रुपया मार्केट प्राइस है, अगर 25 रुपया अंकित मूल्य है, तो हम 3 रुपया उसमें छूट दे रहे हैं, ये यही कह रहा है दोस्तों। 12% डिस्काउंट का मतलब हुआ कि अगर 25 रुपये सामान में अंकित मूल्य है सामान का, तो उसका 3 रुपया हम डिस्काउंट दे रहे हैं। फ्रैक्शन मेथड से जाने से यही फ़ायदा होता है दोस्तों, आप फॉर्मूला का यूज नहीं करेंगे, फॉर्मूला का यूज नहीं करेंगे, बहुत फास्ट मेथड है। एक बार अगर आप सीख गए इसको, तो आप बड़ी आसानी से और बिना पेन का यूज किए हुए आप इसको कैलकुलेट कर सकते हैं।
अगर 25 रुपया मार्क्ड प्राइस है तो 3 रुपया आप डिस्काउंट दे रहे हैं। अब आप ही बताएं मेरे को कि अगर 25 रुपया, यहाँ मैं लिख लेता हूँ 3/25, अगर 25 रुपया मार्क्ड प्राइस यानी अंकित मूल्य है और आपने 3 रुपये का डिस्काउंट दे दिया, तो आपने बेचा कितने में, यानी सेलिंग प्राइस कितना हुआ। अगर 25 रुपया मार्क्ड प्राइस है और 3 रुपया आपने क्या किया, डिस्काउंट दे दिया, तो आपने बेचा कितने में, इसका मतलब आपने 21 रुपया में बेचा। भाई साहब बोलिए हाँ या ना, आपने कितने में बेचा, 21 रुपया में बेचा। सॉरी 22 रुपये में बेचा, यानी सॉरी ये अगर मार्क्ड प्राइस है और आपने इसको डिस्काउंट दे दिया, 25 रुपया मार्क्ड प्राइस, 3 रुपया डिस्काउंट, तो आपका सेलिंग प्राइस यहाँ से कितना हो रहा है, 22 रुपया। लेकिन कह रहा है ना कि 22 रुपया सेलिंग प्राइस नहीं है, सेलिंग प्राइस है 308 रुपया। कितना है दोस्तों, सेलिंग प्राइस है 308 रुपया। बोलिए हाँ या ना, अरे बोलिए भाई हाँ या ना। तो इसका मतलब हुआ कि ये जो 22 यूनिट आपका निकला है सेलिंग प्राइस, इसको बराबर होना पड़ेगा 308 रुपये के, क्योंकि एक्चुअल में उन्होंने 22 रुपया में तो बेचा नहीं है, एक्चुअल में बेचा कितने, 308 में। ये दोनों का आप इक्वल करना पड़ेगा, मतलब 22 यूनिट बराबर हो जाएगा 308 के। तो एक यूनिट किसके बराबर होगा, 308/22 के। आप इसको काटेंगे, 1 से कट गया, बचा 8 और 4 से कट गया, यानी 14 टाइम्स, यानी एक यूनिट का वैल्यू आ गया 14। लेकिन आपको निकालना क्या है, खिलौने का अंकित मूल्य, और आपने अंकित मूल्य माना कितना है, 25 रुपया, यानी एक यूनिट का वैल्यू अगर 14 है तो 25 यूनिट का वैल्यू कितना होगा, निकालना है आराम से। यानी एक यूनिट का वैल्यू अगर 14 है तो 25 यूनिट जो आप मार्क्ड प्राइस माने हैं उसका वैल्यू कितना हो जाएगा, तो इंटू 14 कर देंगे आप, तो 25 चौका, या ऐसे कर दो 14 पंचे 70, 7 14 28 7 35, यानी 350 रुपया। ऑप्शन नंबर ए आपका सही आंसर होगा। बोलिए दोस्तों समझ में आया या नहीं आया, या फिर से बताऊं इसको, हाँ ना बोलिए दोस्तों समझ में आया या नहीं आया, फिर से बोलिए समझ में आया या नहीं आया, फिर से बताऊं। आप कमेंट में ज़रूर लिख के बताएं मेरे को समझ में आया या नहीं आया, आप कमेंट में ज़रूर लिख के बताइएगा दोस्तों, ठीक है। लाइक शेयर सब्सक्राइब जो भी करना है पक्का कर ही देना है, क्योंकि 2022 का जो टोटल सेट्स हैं उसको हम लोग एक साथ करेंगे, फिर उसको कंपाइल करके डालेंगे, ताकि आपकी तैयारी जो है और पुख्ता और मजबूत हो सके और आपका सिलेक्शन हो सके। फिर उसके बाद तो क्या ही कहना, बिहार का पुलिस वैसे ही खतरनाक होता है भाई। आगे बढ़े, चलिए ठीक। क्वेश्चन नंबर 18 की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 18 में कह रहा है कि तारापुर केंद्र है क्या। अब देखिए तारापुर है क्या, तारापुर केंद्र क्या है। तो तारापुर आप समझ रहे हैं, तारापुर है कहाँ, सबसे पहले ये समझें, तारापुर है महाराष्ट्र में। कहाँ है, महाराष्ट्र में। महाराष्ट्र वही मुंबई वाला, कंगना रनावत वाला महाराष्ट्र है भाई साहब, महाराष्ट्र में है। क्या है, महाराष्ट्र में, तारापुर महाराष्ट्र। तारापुर केंद्र क्या है, तो तारापुर केंद्र एक न्यूक्लियर पावर प्लांट है। क्या है, एक न्यूक्लियर पावर प्लांट। न्यूक्लियर, तारापुर एक जगह है, वहाँ पे न्यूक्लियर पावर प्लांट है, ठीक है। इसके बारे में और डिटेल से हम लोग चर्चा करेंगे। न्यूक्लियर पावर प्लांट, हमारा ऑप्शन क्या हो जाएगा, आणविक शक्ति का। तारापुर केंद्र है एक आणविक शक्ति का, हमारा ऑप्शन नंबर बी होगा। अब समझते हैं कि आखिर ये करता क्या है ना। तारापुर महाराष्ट्र में जो है ये करता क्या है। आपको याद होना चाहिए कि तारापुर जो है ना, ये भारत का पहला व्यावसायिक परमाणु ऊर्जा स्टेशन है। भारत का पहला व्यावसायिक परमाणु ऊर्जा स्टेशन है दोस्तों, भारत का पहला व्यावसायिक परमाणु ऊर्जा स्टेशन है दोस्तों। इसीलिए बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हो जाता है। तारापुर केंद्र जो है वो भारत का पहला व्यावसायिक परमाणु ऊर्जा स्टेशन। अब इससे होता क्या है, हमें ऊर्जा मिलता है, बिजली मिलती है, ठीक है। ये पहला है और बना कब है दोस्तों, ये 1969 में, 1969 में। और ये बनाने में हमें हेल्प कौन किया है दोस्तों, अमेरिका किया है। कौन हेल्प किया है, अमेरिका, वही जो बाइडेन वाला अमेरिका है भाई, वही हेल्प किया था, ठीक है। 1969 में अमेरिका ने हेल्प किया तारापुर केंद्र को बनाने में, जो कि महाराष्ट्र में है, एक आणविक शक्ति का केंद्र है और भारत का पहला व्यावसायिक परमाणु ऊर्जा स्टेशन है, ठीक है दोस्तों। आगे चलें, ठीक, आगे चलते हैं। अगला क्वेश्चन 19 नंबर है, लीलाधर जगुड़ी द्वारा रचित कविता एक डैश है। ऑप्शन नंबर सी मेरा ईश्वर है। आप इसको याद कर लेंगे, लीलाधर जगुड़ी। आप इतना दिमाग में रखें कि मेरा ईश्वर कविता है, इसका राइटर कौन है ना, पोइट कौन है, तो लीलाधर जगुड़ी है, ठीक है दोस्तों। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 20 देखते हैं। कह रहा है कि किसी त्रिभुज में यदि एक कोण शेष दोनों कोणों के योग के बराबर हो तो त्रिभुज अवश्य है। अब इसको और समझते हैं।
अच्छे से और डिटेल से समझते हैं दोस्तों, ठीक है। कह रहा है कि किसी त्रिभुज में यदि एक कोण शेष दो कोणों के योग के बराबर हो तो त्रिभुज अवश्य है। अब थोड़ा सा त्रिभुज की जो नौटंकी है उसको जरा समझते हैं कि त्रिभुज अपने अंदर कौन कौन सी नौटंकी लेके बैठा है। एक त्रिभुज बनो भैया, नाम दे देते हैं, बिना नाम का बेनाम लगता है, ठीक है। ABC हमने नाम दे दिया। अगर आप इसको बहुत ही खतरनाक निगाहों से देखेंगे तो आपको पता चलेगा कि यहाँ पे 3 एंगल बन रहे हैं, कोण बन रहा है, एंगल A, एंगल B और एंगल C। और आपको बहुत छोटे में, जब आप बहुत छोटे थे, आज से 3-4 हज़ार साल पहले, तब आपको बताया गया होगा कि त्रिभुज में तीनों कोणों का योग 180 डिग्री होता है। अरे हाँ ना बोलो भाई, अरे बोलना तो पड़ेगा, 180 डिग्री होता है। बहुत बढ़िया, वाह जी, क्या बात है, चकाचक समझ में आ गया, 180 डिग्री होता है। अब सवाल कह रहा है ना कि यदि एक कोण शेष दो कोणों के योग के बराबर हो तो त्रिभुज अवश्य होगा। हम क्या करते हैं ना, एक आर्बिट्रेरी मेथड ले लेते हैं, है ना, हिट एंड ट्रायल मेथड ले लेते हैं। कोई भी एंगल मानते हैं और मान के फिर बनाना स्टार्ट करते हैं। कह रहा है कि कोई एक कोण, तो मान लेते हैं कि 2 कोण, यानी मान लो ये एक कोण है, ये एक कोण को आपने मान लिया, कितना मानना है, जो मान लेते हैं 60 डिग्री मैंने मान लिया ये कोण है, 60 डिग्री मैंने मान लिया ये कोण है। तो कह रहा है कि यदि एक कोण शेष दोनों कोणों के योग के बराबर, मतलब ये 60 है तो ये दोनों को मिलाकर के 60 होना चाहिए। या तो आप इसको 50 मान लो या इसको 10 मान लो, 50 10 60 हो जाएगा, 60 हो गया। या इसको आप 30 मान लो या इसको आप 30 मान लो, ठीक है। या इसको आप 45 मान लो या इसको आप 15 मान लो। लेकिन आप एक बात बताएं, मानने का तो कुछ भी मान लें, लेकिन एक बात बताएं, ये दोनों का योग कितना होगा, 60, क्योंकि दोनों के जोड़ के इसके बराबर होना चाहिए। और ये ऑलरेडी कितना है, 2। एक बात तो फिक्स है ना, ये एंगल और ये एंगल कुछ भी मानेंगे, लेकिन दोनों का सम कितना होगा, 60, क्योंकि मान ही वैसा रहे हैं जो 60 आए, ठीक, क्योंकि दिया हुआ ही है कि एक कोण शेष दोनों कोणों के योग के बराबर है। अच्छा भाई, बहुत बढ़िया। अब आप तीनों एंगल को जोड़िए, तो ये दोनों एंगल आ गया 60 और ये अकेला 60, दोनों को जोड़ा है 120। और ट्रेंगल का नौटंकी को फुलफिल किया नहीं, हो गया चीज़ें गलत। तो इसका मेरा कहने का मतलब ये है दोस्तों कि सिर्फ और सिर्फ एक ही कंडीशन ये सेटिस्फाई कर सकता है कि अगर एक कोण 90 डिग्री हो, अगर ये एक कोण 90 डिग्री हो, अगर ये कोण 90 डिग्री हो और ये 45 डिग्री हो और ये 45 डिग्री हो, तो भाई साहब काम हमारा बन जाएगा। मतलब ये दोनों कोण का योग 90 डिग्री हो, ये दोनों कोण का योग 90 डिग्री हो और ये अकेला 90 डिग्री हो, तो आप जोड़ेंगे तो दोनों कितना हो जाएगा, 180 डिग्री। और इस तरह का ट्रायंगल यानी त्रिकोण होता है, यानी त्रिभुज होता है, बात खत्म। तो अगर 90 डिग्री वाला त्रिभुज का नाम क्या है, आप तो समझ रहे होंगे, हाँ ना बोलिए भाई, समकोण त्रिभुज हमारा ऑप्शन सही होगा, ठीक है। आगे बढ़ें, चलिए क्वेश्चन नंबर 21 को देखते हैं। भारतीय सशस्त्र बलों के पहले चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ कौन थे। बड़ा दुखद बात है दोस्तों, है ना, इनका देहांत हो गया है पिछले ही साल, है ना, एक हेलीकॉप्टर क्रैश में, आप जानते ही होंगे, ऑप्शन नंबर बी होगा, है ना, जनरल बिपिन रावत, ठीक है। ये पहले CDS हैं, चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ, पहले CDS हैं, ठीक है दोस्तों। पहले हेलीकॉप्टर दुर्घटना में इनका क्या हुआ है, देहांत हो गया था। बड़ा दुख की बात है दोस्तों, है ना, जनरल बिपिन रावत इसका सही आंसर होगा। आगे बढ़ें, क्वेश्चन नंबर 20 को देखते हैं, 22 को, सॉरी। फणीश्वर नाथ रेणु द्वारा रचित कहानी है, क्या है। फणीश्वर नाथ रेणु आप सभी जानते ही होंगे। फणीश्वर नाथ रेणु क्या है, फणीश्वर नाथ रेणु क्या है आपको पता है, आंचलिक उपन्यासकार के जनक माने जाते हैं। सबसे पहले इसका कुछ, फणीश्वर नाथ रेणु को कहा जाता है आंचलिक उपन्यास के जनक, ठीक है दोस्तों। मेला आंचल, आप इनका बड़ा ही फेमस किताब है, आप जानते होंगे, मेला आंचल, ठीक है दोस्तों, मेला आंचल। और ये बिहार के रहने वाले हैं, बिहार के अररिया जिला के फॉरबिसगंज के रहने वाले हैं दोस्तों, ठीक है। तो फणीश्वर नाथ रेणु द्वारा रचित कहानी क्या है दोस्तों, इसका सही उत्तर होगा लाल पानी की बेगम, लाल पानी दिमाग मारा है दोस्तों, लाल पान की बेगम, ठीक है दोस्तों। आगे बढ़े, चलिए
क्वेश्चन नंबर 23 कहता है दोस्तों कि संयुक्त राष्ट्र संघ का मुख्यालय यानी सचिवालय कहाँ अवस्थित है? यूएनओ है ना, आप लोग जानते होंगे यूएनओ का कहाँ पे है, तो न्यूयॉर्क अमेरिका में, न्यूयॉर्क अमेरिका में। अच्छा, न्यूयॉर्क के बारे में एक और बात बताएं आपको, न्यूयॉर्क जो था ना दोस्तों, ये पहले डच के पास था। किसके पास था? डच। अब डच कौन है दोस्तों? हॉलैंड की, जो हॉलैंड के जो निवासी होते हैं ना, उसको उस समय डच कहा जाता था, या डच आप अभी भी कह सकते हैं, समझने वाला समझ ही जाएगा। तो ये न्यूयॉर्क जो आइलैंड है ना, द्वीप है ना, ये द्वीप है, न्यूलैंड द्वीप है, ये पहले हॉलैंड वाले के पास था। ठीक है, 1667 में 1667 में क्या है दोस्तों? 1667 में अंग्रेज ने एक्सचेंज कर लिया। किसको? न्यूयॉर्क को। मतलब डच से अंग्रेज ने न्यूयॉर्क ले लिया, और डच वालों को इंडोनेशिया में एक द्वीप है दोस्तों, इंडोनेशिया में एक द्वीप है, उसका नाम है रून द्वीप, वो दे दिया डच को, और न्यूयॉर्क ले लिया डच से अंग्रेज। कब? 1667 में। 1667 न्यूयॉर्क से दिमाग में याद आया दोस्तों, ये थोड़ी सी इन्फॉर्मेटिव है, आप इसको दिमाग में रखेंगे तो हो सकता है भविष्य में कभी आपको काम दे, कोई दिक्कत नहीं। आगे बढ़ते हैं भाई। क्वेश्चन नंबर 24 देखिए दोस्तों, कह रहा है कि यदि x1, x2 और xn तक का माध्य मतलब एवरेज ये है, और y1, y2 का एवरेज ये है, तो कंबाइंड फॉर्म का एवरेज क्या होगा? हालांकि ये चीज़ आपको दिमाग में रखना ही चाहिए, एक फॉर्मूला ही है दोस्तों, लेकिन नहीं समझ में आ रहा था, इसको आराम से बना भी सकते हैं। कैसे बना सकते हैं ज़रा देखिए। अगर दिया हुआ है कि x1, x2, x3 का माध्य क्या है? x बार है, और y1, y2 और y3 और ये xn तक है दोस्तों, और ऐसे बढ़ते बढ़ते yn तक है, इसका माध्य यानी एवरेज जो है y बार है। अच्छा, एवरेज से मतलब क्या समझे आप? एवरेज से मतलब यही समझ रहे हैं हम कि x1 प्लस x2 प्लस बढ़ते xn तक जोड़ें और डिवाइड बाय, क्योंकि नंबर ऑफ टर्म्स कितना है, पदों की संख्या कितना है, क्योंकि xn तक जा रहे हैं तो नंबर ऑफ टर्म्स हमारा n है, और ये बराबर आपको दिया हुआ है। ये क्या एवरेज का यही मतलब होता है? हाँ ना बोलिए दोस्तों, हाँ होता है। उसी तरीके से y1 प्लस y2 प्लस बढ़ते गया yn तक, और यहाँ भी नंबर ऑफ टर्म्स n है, डिवाइड करेंगे n से तो आएगा ऐसा कुछ एवरेज दिया हुआ है। हाँ या ना बोलिए दोस्तों, हाँ दिया हुआ है। अब कह रहा है ना कि ये x1, x2 और xn तक जाइए, y1, y2 और y1 तक जाइए, और ये कंबाइंड दोनों का आप हमें एवरेज बताइए। ठीक है, इसको करने का क्या तरीका हो सकता है? इसका करने का तरीका यही हो सकता है कि आप इसको दो टर्म माने। कितने टर्म माने? दो टर्म माने, यानी x वाला एक टर्म माने और y वाला एक टर्म माने, यानी दो टर्म। यानी यहाँ पर अगर कंबाइंड एवरेज दिया है तो आपको, अगर कंबाइंड एवरेज दिया है तो ये एक सेपरेट टर्म है, और ये यानी x वाला एक सेपरेट टर्म हुआ और y वाला एक सेपरेट टर्म हुआ। इसको कैसे निकालेंगे आप? इसको निकालने का एक तरीका है, यानी आप ऐसे मेथड से करेंगे। क्या? अगर कंबाइंड एवरेज निकालना हो तो x1 प्लस x2 प्लस बढ़ते xn तक और डिवाइड बाय n प्लस, क्योंकि एवरेज निकाल रहे हैं ना, y1 प्लस y2 और बढ़ते yn तक और डिवाइड बाय n। और क्योंकि ये दो टर्म हम माने हैं तो डिवाइड बाय 2 भी करना पड़ेगा, क्योंकि कंबाइंड निकाल रहे हैं तो इसको दो टर्म मानना पड़ेगा, यानी दो टर्म है, x वाला एक टर्म और y वाला एक टर्म। अरे हाँ ना बोलिए। अब इसी का वैल्यू आपको दिया हुआ है और इसका भी वैल्यू आपको दिया हुआ है, बोलिए हाँ या ना, क्योंकि एक एवरेज ही तो है। x1 से लेकर xn तक का एवरेज ये है और y1 से लेकर के y1 तक का एवरेज ये है। इसका एवरेज आपको दिया हुआ है x बार प्लस, और इसका एवरेज दिया हुआ है आपको, इसका एवरेज आपको दिया हुआ है y बार, और नीचे ये दो टर्म था, डिवाइड करेंगे 2, तो इसका मतलब हो जाएगा 1/2 इंटू x बार प्लस y बार। ये हमारा ऑप्शन होगा, ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर होगा। बोलिए दोस्तों हाँ या ना? अरे बोलिए दोस्तों हाँ या ना, बोलना पड़ेगा कमेंट बॉक्स में, आपको एकदम पूरा छाप देना है पकड़ के। बोलिए दोस्तों हाँ या ना। आगे बढ़ें, चलिए ठीक है। क्वेश्चन नंबर 25। क्वेश्चन नंबर 25 क्या कह रहा है? कह रहा है कि हीमोग्लोबिन वर्णक पाया जाता है, हीमोग्लोबिन वर्णक पाया जाता है। आप तो उसे बना ही दिए होंगे, हीमोग्लोबिन है, हीमोग्लोबिन HGB हीमोग्लोबिन पाया जाता है किसमें? RBC में पाया जाता है, रेड ब्लड कॉर्पसल्स RBC। इसका टाइम 120 दिन तक जिंदा रहता है भैया, है ना, 120 दिन तक जिंदा रहता है RBC, रेड ब्लड कॉर्पसल्स, उसमें हीमोग्लोबिन पाया जाता है ना। इसमें आयरन की मात्रा भी रहता है दोस्तों। ठीक है, आगे बढ़ें। कह रहा है कि चूज द करेक्ट प्रीपोजिशन
चूज द करेक्ट प्रीपोजिशन फ्रॉम द गिवन ऑप्शंस टू फिल इन द ब्लैंक्स। कह रहा है कि प्रीपोजिशन आपको चुनना है, प्रीपोजिशन आपको चुनना है। कह रहा है कि इज द रूल अप्लीकेबल डैश ऑल ऑफ इट्स, इज द रूल अप्लीकेबल डैश ऑल ऑफ इट्स। तो अप्लीकेबल के साथ हमेशा एक फिक्स्ड प्रीपोजिशन यूज होता है, आपको याद करना पड़ेगा। एक फिक्स्ड प्रीपोजिशन यूज होता है दोस्तों, अप्लीकेबल के साथ एक फिक्स्ड प्रीपोजिशन यूज होता है, उसका नाम है क्या, टू। उसका नाम क्या है, टू, TO2। तो आप अप्लीकेबल टू यूज लगाएंगे और आंसर सही मारेंगे, सिलेक्शन लेकर आएंगे और मिठाई हमें भी खिलाएंगे। आगे बढ़े दोस्तों, चलिए ठीक है। कह रहा है कि परागकणों का एक पुष्प से दूसरे तक स्थानांतरण किस माध्यम के द्वारा होता है। परागकण आप समझते हैं दोस्तों, बेसिकली ये फ्लावर में यानी फूलों में जो प्रजनन की प्रक्रिया है ना, प्रजनन की जो प्रक्रिया है ना, वो पोलिनेशन माध्यम से होता है। प्रोसेस जो होता है उसको क्या बोलते हैं, पोलिनेशन। फ्लावर में जो रिप्रोडक्शन होता है यानी ट्रांसफ़र होता है मेल गैमेट्स और फीमेल गैमेट्स का, मेल गैमेट्स और फीमेल गैमेट्स का जो ट्रांसफ़र होता है इसमें फ्लावर में, उस प्रोसेस को कहते हैं पोलिनेशन। उसको क्या कहते हैं, पोलिनेशन। उसी को हिंदी में यहाँ पे दिया हुआ है परागकण। ठीक है, पराग। कह रहा है कि परागकणों का एक पुष्प से दूसरे पुष्प तक स्थानांतरण किस माध्यम द्वारा होता है। क्या वायु से हो सकता है, हाँ बिल्कुल हो सकता है। क्या जल से होता है, खूब होता है, भर के होता है। कीट तो भाई साहब मास्टर है इसका, कीट से खूब होता है। इसका मतलब हमारा सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, ये सभी। ठीक है दोस्तों, ये सभी होगा, कोई दिक्कत नहीं। आगे बढ़ें। अब इसका कुछ टर्म है, आपको दिमाग में रखना पड़ेगा। देखिए, हमें पता है कि परागकणों का पुष्प से दूसरे पुष्प में स्थानांतरण वायु से भी हो सकता है, जल से भी हो सकता है, कीट से भी हो सकता है। तो अगर वायु से हो तो इस प्रोसेस को एनेमोफिली कहते हैं। इस प्रोसेस को एनेमोफिली कहते हैं। इस प्रोसेस को क्या कहते हैं, एनेमोफिली। क्या कहते हैं उसको, अगर परागकणों का एक पुष्प से दूसरे तक स्थानांतरण हो, किसके द्वारा, वायु के द्वारा, उसको कहते हैं एनेमोफिली। वायु मतलब एयर, एयर से ए याद रखेंगे, ए से एनेमोफिली याद रखेंगे। ठीक है दोस्तों। अगर जल से हो तो उसको हाइड्रोफिली कहेंगे। जल मतलब H2O यानी, है ना, जल मतलब H2O, तो हाइड्रोफिली कहेंगे। ठीक है, जल से हो तो क्या कहेंगे उसको, हाइड्रोफिली कहेंगे। अगर दोस्तों कीट से हो, अगर ये ट्रांसफ़र जो हो रहा है यानी परागकणों का एक पुष्प से दूसरे तक स्थानांतरण अगर कीट से हो तो उसको कहेंगे एंटेमोफिली। क्या कहेंगे उसको, एंटेमोफिली। कंफ्यूज नहीं करेंगे दोस्तों, हवा और कीट में कंफ्यूज, वो एनेमोफिली है, और कीट से होगा एंटेमोफिली। ठीक है दोस्तों, आगे बढ़ें। चलिए, बहुत बढ़िया, शानदार, आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 28 कहता है, एक विद्युत जनित्र बदलता है। एक विद्युत जनित्र क्या बदलता है। ठीक है, विद्युत जनित्र क्या बदलता है, विद्युत ऊर्जा को रासायनिक ऊर्जा में, रासायनिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में, विद्युत ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा में, या फिर यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में। तो एक विद्युत जनित्र बदलता है यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में। जैसे आप देखे होंगे डायनमो। क्या देखे होंगे दोस्तों, डायनमो का काम है दोस्तों, इसका काम है कि मैकेनिकल एनर्जी को कन्वर्ट करता है इलेक्ट्रिकल एनर्जी में। ठीक है, यानी मैकेनिकल एनर्जी मतलब यांत्रिक ऊर्जा, और इलेक्ट्रिकल एनर्जी का मतलब क्या है दोस्तों, विद्युत ऊर्जा। ठीक है, तो डायनमो जो है वो एक क्या है, विद्युत जनित्र है ना, जो कि यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में कन्वर्ट करता है। ठीक है दोस्तों, आगे बढ़ें। और आपको पता है कि डायनमो जो है ना, माइकल फैराडे के प्रिंसिपल पे काम करता है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन के द्वारा। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन जो होता है दोस्तों, विद्युत चुंबकीय प्रेरण के सिद्धांत पे, जो कि माइकल फैराडे ने दिया था, उनके सिद्धांत पे ये काम करता है। और बेसिकली विद्युत जनित्र जितने भी उपकरण हैं ना दोस्तों, वो माइकल फैराडे की जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन है उसी प्रिंसिपल पर काम करता है। आगे बढ़े दोस्तों, चलिए ठीक है। क्वेश्चन नंबर 29 देखते हैं। मेंडलीव को श्रेय दिया जाता है। मेंडलीव आप जानते ही हैं, फादर ऑफ पीरियोडिक टेबल है ना, फादर ऑफ पीरियोडिक टेबल। अब फादर ऑफ पीरियोडिक टेबल में देखिए दोस्तों, ये पीरियोडिक टेबल को भी दो तरीके से बांट दिया गया है। एक तो आप देखे होंगे, आप जब खरीदने जाते होंगे तो लिखा हुआ मिलेगा आपको मॉडर्न पीरियोडिक टेबल, और एक जो एंशिएंट पीरियोडिक टेबल है उन्होंने मेंडलीव दिया था। मेंडलीव ने क्या दिया था, एक एंशिएंट यानी पीरियोडिक टेबल के बारे में सबसे पहली बार बताया था। लेकिन मॉडर्न पीरियोडिक टेबल मोसले ने दिया था। कौन दिया था, हेनरी मोसले।
हेनरी मोस्ले। तो सवाल पूछेगा आपसे कभी कभी कि फादर ऑफ पीरियोडिक टेबल कौन है? आवर्त। दोस्तों, बिहार सिपाही भर्ती परीक्षा का अगला वीडियो में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। आज का हमारा पहला क्वेश्चन जो कि 30 नंबर से स्टार्ट होगा वो है, आपको ये ही स्पीक्स हिंदी एक एक्टिव वॉइस दिया हुआ है, इसको पैसिव में चेंज करना है। ही स्पीक्स हिंदी, तो यहाँ पे हमें देखना है कि ही जो है वो एक सब्जेक्ट है और हिंदी जो है वो एक ऑब्जेक्ट है। जब इसको आप पैसिव में बदलेंगे तो ऑब्जेक्ट जो है वो सब्जेक्ट में चेंज हो जाएगा और सब्जेक्ट जो है वो ऑब्जेक्ट में चेंज हो जाएगा। ठीक है, तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा हिंदी इज स्पोकन बाय हिम, ऑप्शन नंबर सी। अगला क्वेश्चन है, वर्तमान बिहार विधान परिषद के अध्यक्ष कौन है? इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर बी, अवधेश नारायण सिंह। बिहार विधान परिषद के अध्यक्ष हैं अवधेश नारायण सिंह। अब जो यहाँ हमारे लिए सबसे ज़रूरी है वो कुछ बातों को ध्यान में रखना है, चलिए वो जानते हैं। बिहार विधान परिषद में कुल कितने सदस्य हैं? बिहार विधान परिषद में कुल सदस्य की संख्या कितनी है? विधान परिषद में कुल सदस्य की संख्या कितनी है? 75। याद रखिएगा दोस्तों, बिहार विधान परिषद में कुल सदस्य की संख्या कितनी है? 75। और विधानसभा में कितनी सदस्य है? 243। विधानसभा में कितनी है? 243। विधानसभा में कितनी है? 243। और विधान परिषद में कितनी सदस्य है? 75। ठीक है, आगे देखें, अगर इसमें और डिटेल देखें तो बिहार विधानसभा के प्रथम अध्यक्ष जो हैं वो रामदयालु सिंह थे। विधानसभा के प्रथम अध्यक्ष जो हैं वो कौन थे? रामदयालु सिंह। रामदयालु सिंह, रामदयालु सिंह, रामदयालु सिंह, रामदयालु सिंह। विधानसभा के प्रथम अध्यक्ष कौन थे? रामदयालु सिंह। आप मुजफ्फरपुर जाएंगे दोस्तों तो वहाँ पे आपको रामदयालु चौक भी देखने को मिल जाएगा। ठीक है, तो वही रामदयालु हैं जो कि बिहार विधानसभा के प्रथम अध्यक्ष थे। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अनुवांशिकी का जनक किन्हें कहा जाता है? इसका ऑप्शन नंबर आप सभी जानते होंगे, ऑप्शन नंबर बी, मेंडल साहब हैं जिन्होंने मटर पे एक्सपेरिमेंट करा था, और अनुवांशिकी का जनक इन्हें कहा जाता है, फादर ऑफ जेनेटिक्स कहा जाता है इन्हें। ठीक है, जीजे मेंडल, ऑप्शन नंबर बी। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, प्रथम विश्व युद्ध कब शुरू हुआ था? प्रथम विश्व युद्ध कब शुरू हुआ था? तो प्रथम विश्व युद्ध दोस्तों 1914 से लेकर के 1918 तक, 1914 से 1918 तक, यानी 4 साल के लिए, 4 ईयर्स के लिए चला था। ऑप्शन नंबर सी, ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर होगा। समुद्र का कुछ भी नहीं होता, मानो अपनी अबूझ भाषा में कहता रहता है, काले पद प्रतीक हैं। इसका ऑप्शन नंबर सही होगा दोस्तों डी, समाज का। आगे बढ़ते हैं। खाद्य सुरक्षा का तात्पर्य है, खाद्य सुरक्षा यानी फूड सिक्योरिटी है ना, फूड सिक्योरिटी, खाद्य सुरक्षा का तात्पर्य क्या है? खाद्य उपलब्धता, खाद्य की पहुंच, खाद्य की सामर्थ्य और ये सभी। इसका सही उत्तर हो जाएगा ये सभी, सभी जरूरी है। ये खाद्य सुरक्षा का तात्पर्य मतलब खाद्य उपलब्धता भी है, खाद्य की पहुंच भी है, खाद्य की सामर्थ्य भी है, यानी ऑप्शन नंबर डी ये सभी आंसर सही होगा। आगे बढ़ते हैं दोस्तों। निम्नलिखित में से कौन जुलाई 2021 को अंतरिक्ष में यात्रा करने वाली द्वितीय भारतीय मूल की महिला बनी? देखिए 2021 का ये करंट का क्वेश्चन है, लेकिन ये हमारे लिए स्टैटिक में भी काम आएगा, इसीलिए इसको याद रखना बहुत ज़रूरी है। 2021 की बात कर रहे हैं, अंतरिक्ष में भारतीय मूल की दूसरी महिला है, भारतीय मूल की दूसरी महिला है। इसका सही आंसर होगा सिरिसा बांदला। सिरिसा बांदला याद रखेंगे दोस्तों, सिरिसा बांदला। ये कभी न कभी स्टैटिक में भी आपको काम दे देगा। भारतीय मूल की दूसरी महिला है जिन्होंने अंतरिक्ष में यात्रा करी है, सिरिसा बांदला, सिरिसा बांदला। ठीक है, अगर अपन बात करें तो भारतीय मूल के कुल 3 ऐसे महिला हैं जिन्होंने अभी तक अंतरिक्ष में यात्रा करी है। भारतीय मूल के ऐसे 3 महिला हैं जिन्होंने अभी तक अंतरिक्ष में यात्रा करी है। ठीक है, कौन कौन है? तो कल्पना चावला है, आप जानते हैं करनाल की रहने वाली है, हरियाणा की कल्पना चावला। दूसरी सुनीता विलियम्स, सुनीता विलियम्स, हालांकि इनका जन्म भारत में नहीं हुआ है, सुनीता विलियम्स। ठीक है, सुनीता विलियम्स। और तीसरी बनी है सिरिसा बांदला, सिरिसा बांदला। ठीक है दोस्तों, आगे बढ़ते हैं।
राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग की स्थापना हुई थी, किस वर्ष में हुई थी ये आपको बताना है। राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग की स्थापना कब हुई थी, तो 1993 में। ऑप्शन नंबर डी आपका सही उत्तर हो जाएगा 1993 में। अब कह रहा है कि चूज द करेक्ट आंसर टू द क्वेश्चंस फ्रॉम द ऑप्शन दैट फॉलोज इन द स्टोरी, यानी स्टोरी होगा यहाँ पे। इन द स्टोरी द आइज आर नॉट हेयर, वेयर डिड द गर्ल गेट डाउन। तो इसका सही उत्तर होगा दोस्तों सहारनपुर। आगे बढ़ते हैं। भारत का प्रथम परमाणु संयंत्र कहाँ स्थापित किया गया था। भारत का प्रथम परमाणु संयंत्र कहाँ स्थापित किया गया था। ये पिछले वाले वीडियो में भी आपको मैं बता रखा था, है ना। तारापुर महाराष्ट्र में यहाँ पे पहला न्यूक्लियर पावर प्लांट है। भारत का पहला व्यावसायिक ऊर्जा देने वाली, ऊर्जा दक्षता वाली न्यूक्लियर पावर प्लांट तारापुर महाराष्ट्र में। ऑप्शन नंबर बी सही उत्तर होगा। आगे बढ़ें। वेलाडीला श्रेणी किस जिले में स्थित है। वेलाडीला श्रेणी किस जिले में स्थित है। वेलाडीला श्रेणी आपको बस्तर जिले में, छत्तीसगढ़ में एक जगह है दोस्तों बस्तर, वहाँ पे ऑप्शन नंबर ए सही उत्तर होगा इसका। ठीक है, बस्तर जिले में ये आपको पता होना चाहिए कि वेलाडीला जो है बेसिकली ये श्रेणी लौह अयस्क के लिए फेमस है, आयरन ओर के लिए, लौह अयस्क के लिए ये बहुत ही प्रसिद्ध है। लौह अयस्क के लिए प्रसिद्ध है ना, लौह अयस्क के लिए प्रसिद्ध है, छत्तीसगढ़ बस्तर जिला में है। आगे बढ़ें दोस्तों। सरहुल पर्व मुख्यतः कौन मनाते हैं। सरहुल आप जानते हैं, सरहुल जो है झारखंड का एक बड़ा ही फेमस त्यौहार है। झारखंड का, कहाँ का, झारखंड का एक बड़ा ही फेमस त्यौहार है सरहुल, झारखंड का। तो इसे इसे मुंडा जनजाति के लोग मनाते हैं। मुंडा, ऑप्शन नंबर बी सही उत्तर होगा। मुंडा जनजाति के लोग इसे मनाते हैं। आगे, अमन फसल संबंधित है। अमन फसल याद कीजिएगा दोस्तों, अमन फसल जो है, अमन फसल संबंधित है धान से। अमन फसल संबंधित है धान से। ऑप्शन नंबर डी सही उत्तर होगा इसका। ऑप्शन नंबर डी, अमन फसल संबंधित है धान से। स्वयं सहायता समूह में ऋण संबंधी अधिकांश निर्णय लिए जाते हैं। स्वयं सहायता समूह, नाम से ही क्लियर है दोस्तों। स्वयं सहायता समूह मतलब ऐसा समूह है दोस्तों जिसकी सहायता आपको स्वयं करना है। तो ऐसे ऋण संबंधी अधिकांश निर्णय किसके लिए लिया जाता है, तो किसके लिए लिया जाएगा, तो जो सदस्य होंगे उस समूह का, उन्हीं के द्वारा लिया जाएगा, सदस्यों के द्वारा। स्वयं सहायता समूह जो है उसमें अधिकांश निर्णय जो ऋण संबंधी होते हैं वो सदस्यों के द्वारा ही लिए जाएंगे। ऑप्शन नंबर बी आपका सही उत्तर होगा। आगे बढ़ें। आपको इसमें विलोम युग्म जो है, यानी विलोम शब्द जो है एक दूसरे का, वो आपको चूज करना है। तो आदर का निरादर, ये विलोम जो है ये नहीं होगा। अनूठा का बेजोड़, ये भी हमारा आंसर नहीं होगा। इशारा का शयन, ये भी नहीं होगा। ऑप्शन नंबर डी हमारा सही उत्तर होगा। आगे बढ़ें। कह रहा है कि पृथ्वी की कुल सतह लगभग जो पानी से ढका हुआ है वो कितना है। ठीक है दोस्तों, पृथ्वी की जो कुल सतह है जो पानी से ढका हुआ है वो कितना है। सबसे पहले तो इसकी उत्तर जो होगा वो 75% हो जाएगा। यानी 75% जो है, अगर ये अर्थ है दोस्तों तो इसका 75% पानी से ढका हुआ है। 75% जो है वो वाटर है। 75% जो है वो वाटर है, और बचा हुआ जो 25% होगा दोस्तों वो लैंड मास है। लैंड मास मतलब ज़मीन है, लैंड मास है। ठीक है, ये ज़मीन है। अब इसी लैंड मास में पहाड़ भी आ जाना है, पठार भी आ जाना है, रेगिस्तान भी आ जाना है, और 75% जो है वो वाटर है। ठीक है दोस्तों, पृथ्वी की कुल सतह का जितना भी सरफेस एरिया है उसका 75% जो है वो क्या होना है, कुल भूभाग पे 75% जो है वो जल हो जाना है। ठीक है, अगर अपन बात करें तो पृथ्वी पे जितने भी अमाउंट में जल है दोस्तों, उस जल का 97.5% जो है वो महासागरीय जल है, यानी ओशियन में है, महासागरीय जल है 97.5%। और आपको पता ही है कि ओशियन का जो जल होता है, ओशियन वाटर जो होता है वो क्या होता है, खारा होता है, पीने लायक नहीं होता, खारा होता है, पीने लायक नहीं होता। तो जो बचा हुआ जल राशि कितना हुआ, यानी 2.5%, यानी 2.5%, यही जो शुद्ध जल है जिसको हम पी सकते हैं। केवल और केवल स्वच्छ जल जो है वो 2 इतना ही शुद्ध जल है जो पीने लायक है। ठीक है, तो यहाँ से हमारे पास दो तरीके क्वेश्चन बनेंगे। पृथ्वी की कुल सतह का कितने प्रतिशत पानी से ढका हुआ है, 75% पानी से ढका हुआ है। कुल पानी का कितना प्रतिशत ओशियन वाटर है, तो 97.5% वाटर है, ओशियन है, जो कि खारा है, पीने लायक नहीं है। या ऐसा भी पूछा जा सकता है कि टोटल वाटर बॉडी का, टोटल वाटर वॉल्यूम का, पानी की आयतन का कितने पीने योग्य पानी है, तो सिर्फ और सिर्फ 2.5%, यानी 2.5% स्वच्छ और शुद्ध जल है। ठीक है दोस्तों, आगे बढ़ें। एक कहानी यह भी रचना है,
किसने लिखा है ये कहानी ये भी? ये मनु भंडारी द्वारा लिखा गया एक रचना है, एक कहानी यह भी। आप याद रखेंगे, यह एक कहानी यह भी, मनु भंडारी द्वारा। ठीक है दोस्तों, आगे बढ़ें। कह रहा है एक समचतुर्भुज जिसकी एक भुजा 20 सेंटीमीटर तथा एक विकर्ण 24 सेंटीमीटर है, तो उसका क्षेत्रफल क्या होगा? समचतुर्भुज मतलब यहाँ पे रोम्बस की बात कर रहा है। तो समचतुर्भुज जिसकी भुजा जो है वो 20 सेंटीमीटर है और एक विकर्ण आपको दे रखा है 24 सेंटीमीटर। तो सबसे पहली बात तो समचतुर्भुज का मतलब ये होता है कि सभी साइड्स इसके क्या हो जाएंगे? इक्वल हो जाएंगे। सम मतलब समान, चतुर्भुज मतलब ऐसा चतुर्भुज जिसका सभी भुजा क्या हो? समान हो। तो मैंने बनाया एक समचतुर्भुज, ठीक है, और इसका साइड दिया हुआ 20 सेंटीमीटर, मतलब ये भी 20, ये भी 20, ये भी 20 और ये भी 20। ठीक है, अब कह रहा है इसका एक विकर्ण मतलब एक डायगोनल जो है वो दे रखा है आपको 24। ठीक है, तो आपको क्षेत्रफल पता करना है। तो आपको समचतुर्भुज का क्षेत्रफल का फॉर्मूला पता होना चाहिए एरिया का। एरिया ऑफ रोम्बस होता है दोस्तों 1/2 इंटू D1 इंटू D2। अब ये D1 और D2 क्या है? तो डायगोनल 1 और डायगोनल 2, मतलब पहला डायगोनल और दूसरा डायगोनल। पहला डायगोनल ये जो 24 आपको तो दिया हुआ है, लेकिन दूसरा डायगोनल हमें पता नहीं है। तो दूसरा डायगोनल पता करने के लिए हम कुछ तरीका अपनाते हैं और उस तरीके से हम उस डायगोनल को पता करेंगे, फिर एरिया इसका निकाला जाएगा। तो डायगोनल कैसे निकालें? तो आइए ज़रा देखते हैं। एक प्रॉपर्टी आपको याद रखना है समचतुर्भुज की, एक गुण है। क्या गुण है? कि ये दोनों समचतुर्भुज में दोनों डायगोनल जो होते हैं दोस्तों वो बाइसेक्ट होते हैं और 90 डिग्री पे बाइसेक्ट होते हैं। बाइसेक्ट मतलब दो बराबर भागों में बांटता है और जहाँ बांटता है वहाँ 90 डिग्री का कोण बनाता है। बस इतनी सी बात है। ये बात आप समझ गए, बात खत्म हो गया। तो ये है 20, ये है 20, ये भी 20 दे रखा है, ये भी 20 दे रखा है, ये दे रखा है 24, ये मान लो पहले से दे रखा है 24। ठीक है, और दूसरा डायगोनल मैंने अपने मन से खींच दिया। मैंने मान लिया ये डायगोनल की लेंथ कितनी है, जो ये वाली डायगोनल की लेंथ कितनी है ये हमें पता नहीं है, लेकिन हमें इतना पता है समचतुर्भुज जान के कि भाई साहब ये दोनों डायगोनल जहाँ इंटरसेक्ट करेंगे, जहाँ पे इंटरसेक्ट करेंगे मतलब वहाँ आपस में बाइसेक्ट करेगा, मतलब दो बराबर भाग में बांटेगा। मतलब ये जितना होगा उतना ही ये होगा, ये जितना होगा उतना ही ये होगा, और 90 डिग्री पे बाइसेक्ट करेगा। मतलब अगर यहाँ से यहाँ तक का लेंथ 24 है तो यहाँ से यहाँ तक का लेंथ कितना हो जाएगा? 12, और यहाँ से यहाँ तक का लेंथ कितना हो जाएगा? 12, और ये बना रहा है 90 डिग्री का कोण, ये बना रहा है 90 डिग्री का कोण, और ये आपको ऑलरेडी 20 सेंटीमीटर दे रखा है। तो आप ये वाले ट्रेंगल को पकड़िए, ये वाले ट्रेंगल को पकड़िए, ये वाले ट्रेंगल को आप पकड़ेंगे तो देखेंगे ये ऐसा कुछ ट्रेंगल आपको देखने को मिल रहा है। ये ऐसा कुछ ट्रेंगल आपको देखने को मिल रहा है जहाँ ये है 90 डिग्री और ये आपको है 12 और ये है आपको 20, ये है आपको 20, और ये आपको निकालना है, ये आपको निकालना है। तो पाइथागोरस परिमेय पाइथागोरस थ्योरम लगाएंगे और ये निकाल लेंगे। तो ये 12 20 सबसे अच्छी बात है दोस्तों। आप अगर ट्रिपलेट याद रखते हैं तो सवाल को बहुत अच्छे तरीके से बना सकते हैं। ट्रिपलेट क्या है आप जानते हैं कि 12 16 और 20 एक पाइथागोरियन ट्रिपलेट है। मतलब अगर किसी समचतुर्भुज का किसी राइट एंगल ट्रायंगल का बेस अगर 12 हो और परपेंडिकुलर अगर 16 हो तो हाइपोटेनस उसका 20 होगा, 12 16 20। ठीक है दोस्तों, ये बेसिकली 3 4 और 5 से ही आया है। आप देखिए इसको 4 से मल्टीप्लाई कीजिए, इसको भी 4 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 12 आ जाएगा, 4 से मल्टीप्लाई करेंगे 16 आएगा, 4 से मल्टीप्लाई करेंगे 20 आएगा। इसका मतलब हम बिना निकाले हुए कह सकते हैं कि ये वाला जो आने वाला है वो 16 सेंटीमीटर आने वाला है। मतलब ये डायगोनल यहाँ से यहाँ तक 16 आया, तो यहाँ से यहाँ तक कितना आएगा? 16 का डबल आएगा। मतलब ये टोटल आ जाएगा, टोटल डायगोनल का लेंथ आ जाएगा 32 सेंटीमीटर। कितना आ जाएगा? 32 सेंटीमीटर। अब दोनों डायगोनल हमें मिल गया है तो एरिया निकालना है। तो एरिया कितना हो जाएगा? एरिया कितना हो जाएगा? 1/2 इंटू D1 इंटू D2। एक डायगोनल हमें दिया हुआ है, एक डायगोनल दिया हुआ है कितना? 24, और दूसरा डायगोनल हमने अभी निकाला कितना? 32। इसको काटेंगे दोस्तों, ठीक है, 16 टाइम्स में कट गया, दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे कितना आ जाएगा? 384। ऑप्शन नंबर सी आपका सही आंसर होगा। आगे बढ़ें, चलिए अगला क्वेश्चन है कि 10 मीटर इंटू 10 मीटर इंटू 5 मीटर विमाओं की एक कमरे में रखे जा सकने वाली सबसे लंबी छड़ की लंबाई ज्ञात करें। ये भी मैथ्स का सवाल है दोस्तों। देखते हैं क्या है। आप इसको इंटू नहीं समझेंगे, ये डायमेंशन दिया हुआ है। मान लो कोई घर है उसका डायमेंशन 10 मीटर इंटू 10 मीटर इंटू 5 मीटर का मतलब क्या हुआ कि लेंथ उस घर का 10 मीटर है, ब्रेथ उस घर का 10 मीटर है और हाइट उस घर की 5 मीटर है। ये डायमेंशन है, मतलब विमा है। अगर उस घर में आपको सबसे लंबी छड़ निकालना है, लंबी छड़ की लेंथ निकालना है, लंबी छड़ लगा के उसका लेंथ निकालना है, तो उसका एक फॉर्मूला है। क्या रखेंगे आप? उसका सबसे लंबी छड़ की लेंथ की क्या हो जाएगा फॉर्मूला? √L का स्क्वायर प्लस B का स्क्वायर प्लस H का स्क्वायर। ठीक है, L कितना है? 10 का स्क्वायर कितना हो जाएगा? 100, प्लस ब्रेथ कितना है? 10, उसका स्क्वायर कितना हो जाएगा? 100,
हाइट कितना है 5, 5 का स्क्वायर कितना होगा 25, यानी इसका रूट यानी 225 रूट अंडर 225, आंसर आ जाएगा 15 सेंटीमीटर आंसर, सॉरी मीटर आंसर, ऑप्शन नंबर बी। आगे बढ़ते हैं दोस्तों, कह रहा है कौन भौतिक पूंजी का उदाहरण नहीं है, कौन भौतिक पूंजी का उदाहरण नहीं है। पहला है यंत्र व मशीनें, भवन, कच्चा माल या शिक्षा व प्रशिक्षण। तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर डी, शिक्षा व प्रशिक्षण भौतिक पूंजी का उदाहरण नहीं है। आगे बढ़ते हैं दोस्तों, कह रहा असमतापी जंतु जिनका हृदय द्विकक्षीय होता है, बड़ा ही फेमस सवाल है, इसका सही उत्तर होगा शार्क, ऑप्शन नंबर ए, इसका सही उत्तर होगा शार्क, ऑप्शन नंबर ए। आगे बढ़ते हैं, क्रिया बल एवं प्रतिक्रिया बल हमेशा लगते हैं, क्रिया बल और प्रतिक्रिया बल हमेशा लगते हैं। क्रिया बल मतलब एक्शन और प्रतिक्रिया बल मतलब रिएक्शन हमेशा लगते हैं। कैसे लगते हैं आपको पढ़ना है, वस्तु ही एक ही वस्तु पर एक ही दिशा में नहीं, एक ही वस्तु पर एक विपरीत दिशाओं में नहीं, अलग अलग वस्तुओं पर एक ही दिशाओं में नहीं, अलग अलग वस्तुओं पर और विपरीत दिशाओं में, हाँ ये सही है। एक्शन रिएक्शन जो होता है दोस्तों, एक्शन रिएक्शन जो होता है वो अपोजिट इन पेयर होता है। एक्शन रिएक्शन जो दोस्तों होता है वो अपोजिट इन पेयर होता है। अपोजिट इन पेयर का मैंने कहने का मतलब अपोजिट इन पेयर, अपोजिट इन पेयर का मतलब अलग अलग वस्तुओं पे और अपोजिट डायरेक्शन में लगता है, अलग अलग वस्तुओं पे अपोजिट डायरेक्शन में लगता है। इसीलिए आप इस बात को रखेंगे कि एक्शन एंड रिएक्शन आर अपोजिट इन पेयर, अलग अलग वस्तुओं पे विपरीत दिशाओं में वो लगता है। आगे बढ़ते हैं दोस्तों, कह रहा है निम्न में से किस क्षेत्र में मौसमी बेरोजगारी की समस्या होती है। मौसमी बेरोजगारी मतलब जो बेरोजगारी कभी कभी आती है, अकॉर्डिंग टू सीजन आती है, किस क्षेत्र में आती है, कृषि में, उद्योग में, सेवा क्षेत्र में या निर्यात क्षेत्र में। इसका सही उत्तर होगा दोस्तों कृषि क्षेत्र में। कृषि क्षेत्र में मौसमी, ये हमें लग रहा है कि सभी आप समझ रहे होंगे कि मौसमी बेरोजगारी मतलब धान रोप दिया उसके बाद बैठ के ताश खेल रहे हैं भाई साहब, है ना, कोई काम ही नहीं करने को। तो कृषि क्षेत्र में मौसमी बेरोजगारी देखने को सबसे ज़्यादा मिलती है। आगे बढ़ते हैं, निम्नलिखित में से किसका बीज प्रोटीन एवं वसा का प्रचुर स्रोत है। प्रोटीन आप समझ ही गए होंगे, सोयाबीन प्रोटीन का एक प्रचुर सोर्स है ना, सोयाबीन इसका सही उत्तर होगा। आगे बढ़े दोस्तों, कह रहा है कि राष्ट्रपति को महाभियोग की प्रक्रिया से कौन अपदस्थ कर सकता है। अब ये क्वेश्चन सही है दोस्तों, बार बार आपको देखने को मिलेगा ये क्वेश्चन। सबसे पहले महाभियोग की प्रक्रिया हमारे संविधान में किस अनुच्छेद में वर्णित है, तो अनुच्छेद 61, अनुच्छेद 61 में महाभियोग की प्रक्रिया के बारे में बताया गया है, जो कि राष्ट्रपति पे महाभियोग लगाना है। अब कह रहा है कि कौन अपदस्थ कर सकता है, ये पावर संसद को है, ये पावर किसको है, संसद को है। आप जानते हैं दोस्तों संसद 3 चीज़ों से मिलकर बना होता है, लोकसभा, राज्यसभा और राष्ट्रपति, ठीक है, लोकसभा, राज्यसभा और राष्ट्रपति, संसद का ये कंबाइन फॉर्म है। कॉम्बिनेशन ऑफ लोकसभा, राज्यसभा और राष्ट्रपति क्या होता है, संसद कहलाता है। तो ये संसद को पावर दिया गया है, ये संसद की क्षमता है कि वो राष्ट्रपति पे महाभियोग लगा सकता है अनुच्छेद 61 की तहत, अनुच्छेद 61 की तहत। लेकिन इसमें एक कंडीशन है दोस्तों, क्या कि अगर आप महाभियोग की प्रक्रिया प्रारंभ कर रहे हैं तो उसके 14 दिन पूर्व राष्ट्रपति को सूचना देना अनिवार्य होता है। याद रखेंगे, उसके 14 दिन पूर्व आपको राष्ट्रपति को सूचना देना अनिवार्य है कि आपके ऊपर महाभियोग लगाने की प्रक्रिया स्टार्ट होगी। लेकिन अभी खुशी की बात यह है दोस्तों कि अभी तक हमारे देश में एक भी राष्ट्रपति के ऊपर महाभियोग की प्रक्रिया नहीं चलाई गई है। आगे बढ़ते हैं, कह रहा है मतदाता सूची को आमतौर पर कहा जाता है। मतदाता सूची आप सभी जानते होंगे, वोटर लिस्ट, मतदाता सूची यानी वोटर लिस्ट कहते हैं दोस्तों। आगे बढ़ते हैं, कह रहा है राज्यसभा का सभापति अपना त्यागपत्र संबोधित करता है। राज्यसभा का सभापति अपना त्यागपत्र किसे संबोधित करता है, राष्ट्रपति को, प्रधानमंत्री को या फिर उपसभापति को, राज्यसभा के वरिष्ठतम सदस्य को। इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा दोस्तों, इसका सही उत्तर होगा राष्ट्रपति को। राज्यसभा का सभापति अपना त्यागपत्र राष्ट्रपति को संबोधित करता है। बेसिकली राज्यसभा का सभापति कोई और नहीं, उपराष्ट्रपति ही होते हैं दोस्तों, उपराष्ट्रपति ही राज्यसभा के सभापति। उपराष्ट्रपति अपना त्यागपत्र राष्ट्रपति को सौंपते हैं और राष्ट्रपति अपना त्यागपत्र उपराष्ट्रपति को सौंपते हैं, ये भी दिमाग में रखिएगा। निम्नलिखित में से कौन दक्षिण अफ्रीका के रंगभेद आंदोलन से संबंधित है। ये भी बड़ा आसान सवाल है दोस्तों। दक्षिण अफ्रीका के रंगभेद, है ना, रेसिज्म के विरुद्ध इन्होंने मूवमेंट किया था, कौन है, नेल्सन मंडेला। आप जानते हैं इसको अफ्रीकी गांधी कहा जाता है। इन्होंने 27 वर्षों तक दोस्तों, 27 वर्षों तक जेल में रहा था, 27 वर्षों तक जेल में रहा था, ठीक है। आगे देखो, कह रहा है एक पासे को फेंकने पर अभाज्य संख्या प्राप्त होने की प्रायिकता यानी प्रोबेबिलिटी क्या है। एक पासा
अगर आप एक पासा को एक बार फेंकते हैं तो क्या संभावना है, क्या क्या आ सकता है। या तो 1 आ सकता है, या 2 आ सकता है, या 3 आ सकता है, या 4 आ सकता है, या 5 आ सकता है, या 6 आ सकता है। मतलब टोटल नंबर ऑफ पॉसिबल आउटकम्स कितने हैं, 1 2 3 4 5 6, इनमें से कोई एक आ सकता है। अब कह रहा है इसमें अभाज्य संख्या मतलब जो किसी से ना कटे, खुद से कटे और एक से कटे। तो अभाज्य संख्या क्या है, देखिए 2 एक अभाज्य संख्या है। अभाज्य संख्या कौन है, 2 है, 3 है और 5 है। मतलब 1 से 6 तक अभाज्य संख्या कितने हैं, 2 हैं, 3 है, 5 है। मतलब अभाज्य संख्या है 3 और टोटल नंबर ऑफ आउटकम्स है हमारा 6, यानी 3/6 करेंगे ये 1/2। ऑप्शन नंबर डी आपका सही आंसर होगा। 1 एक अभाज्य संख्या नहीं है दोस्तों, याद रखिएगा, यानी ऑप्शन नंबर डी आपका सही उत्तर होगा। कह रहा है कि पंडित बिरजू महाराज के संबंध किस शास्त्रीय नृत्य से है। पंडित बिरजू महाराज का संबंध किस शास्त्रीय नृत्य से है, ये आपको बार बार देखने को मिलेगा, क्योंकि कुछ दिन पहले पंडित बिरजू महाराज साहब का निधन हो गया। ये कथक नृत्य से संबंधित हैं और ये नदर्न पार्ट ऑफ इंडिया में ये डांस, ये नृत्य को करा जाता है, खास करके यूपी वगैरह में। ठीक है, कथक नृत्य से संबंधित है। भरतनाट्यम जानते हैं दोस्तों, भरतनाट्यम तमिलनाडु का है और कुचिपुड़ी आंध्र प्रदेश का है, कथकली केरल का है ना। और ये इस तरह के क्वेश्चंस स्टैटिक पार्ट में खूब सारा पूछा जाता है, इसलिए आप दिमाग में रखेंगे। आगे देखते हैं, एक कंपनी जो एक से अधिक देशों में उत्पादन का स्वामित्व रखती है या नियंत्रण करती है, यह कहलाती है। यानी ऐसा कंपनी जो एक से ज़्यादा देशों में अपनी शेयर होल्डिंग रखती हो तो उसको क्या कहेंगे, तो आप सुने होंगे मल्टीनेशनल कंपनी, MNC, मल्टीनेशनल कंपनी यानी बहुराष्ट्रीय कंपनी। ऑप्शन नंबर सी आपका सही होगा। कौन से समूह, ये सभी शब्द कमल के पर्यायवाची हैं। कमल के पर्यायवाची कौन से हैं, कमल के पर्यायवाची आपको देखना है कौन सा। इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर बी, राजीव, नीरद और जलजात, कमल के ये पर्यायवाची हैं दोस्तों। कह रहा है एक हॉल का फर्श आयताकार है। अच्छा, बहुत बढ़िया, आयताकार है तो आयताकार बना लेते हैं। एक हॉल का फर्श जो है वो क्या है, आयताकार है। इसकी लंबाई 45 मीटर है, बहुत शानदार भाई साहब, 45 मीटर लंबाई है और चौड़ाई दे रखा है 36 मीटर, बहुत बढ़िया। कह रहा है हॉल के फर्श को ढकने के लिए 6 मीटर इंटू 5 मीटर आकार के कितने कारपेट की आवश्यकता है। 6 मीटर और 5 मीटर मतलब एक कारपेट में बिछाना है, मान लो इस पर ऐसे करके कारपेट बिछाना है, ऐसे करके कारपेट बिछाना है ना। और ये जो कारपेट है, ये कारपेट का लेंथ है 6 मीटर और इसका ब्रेथ है 5 मीटर। आप क्या करें ना, तो अगर मैं पूछूं आपसे कि कारपेट की एरिया कितनी है तो कहोगे 30 मीटर स्क्वायर, और कहेंगे कि हॉल का एरिया कितना है तो कहोगे 45 इंटू 36। तो आपको टोटल नंबर ऑफ कारपेट निकालना है तो क्या करना है, कुछ नहीं करना है आपको, 45 इंटू 36 कारपेट के एरिया को डिवाइड कर देना है, सॉरी फर्श का एरिया, और आपको डिवाइड कर देना है कारपेट के एरिया कितना, 6 इंटू 5, इसको करेंगे 6, इसको करेंगे 9 और ऑप्शन नंबर सी आपका सही आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं दोस्तों। कह रहा है दाल का बहुवचन क्या है। दाल का बहुवचन क्या, दालों थोड़ी ना होगा, दाल समूह अनेक दाल। ऑप्शन नंबर डी आप सही इसको करेंगे, ऑप्शन नंबर डी दालें। आगे बढ़ते हैं दोस्तों। कह रहा है देशों के बीच विकास की तुलना करने हेतु उपयोगी मापक है। आप अगर किसी दूसरे देश को तुलना कर रहे हैं कि कौन ज़्यादा डेवलप्ड है, कौन विकासशील है, कौन विकास कर चुका है ना, तो उसके लिए एक उपयोगी मापक कौन सा है, मापक उसके बारे में बात कर रहा है। प्रति व्यक्ति आय, कुल आय, सकल घरेलू आय और पूंजी निर्माण। तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर ए, प्रति व्यक्ति आय। पर कैपिटा इनकम दोस्तों, पर कैपिटा इनकम एक बहुत ही सही मापक है, ये बहुत ही उपयोगी मापक है, जिससे हम एक दूसरे देश से तुलना कर सकते हैं कि कौन देश ज़्यादा डेवलप्ड है। ठीक है, आगे बढ़ें। हड़प्पा के किस स्थल में जलाशय के प्रमाण मिले हैं। हड़प्पा के किस स्थल में जलाशय के प्रमाण मिले हैं। हड़प्पा आप जानते हैं, हड़प्पा क्या है, एक साइट है सिंधु घाटी सभ्यता का, और उसमें जलाशय का प्रमाण कहाँ मिले हैं वो आपको बताना है। हड़प्पा में, लोथल में, धोलावीरा में या मोहनजोदाड़ो में। तो आपका ये सही उत्तर होगा धोलावीरा, सही उत्तर होगा धोलावीरा, ऑप्शन नंबर बी धोलावीरा। आप जानते हैं दोस्तों, धोलावीरा जल प्रबंधन के लिए बड़ा ही फेमस था, यानी यहाँ पे धोलावीरा में उत्तल जल प्रबंधन का साक्ष्य मिला है। उत्तम जल प्रबंधन का साक्ष्य मिला कहाँ पे, धोलावीरा में। धोलावीरा कैसे याद रखेंगे, तो धोनावीरा आप समझो इसको आप तोड़ मरोड़ कैसे रखो, धोना। तो धोते किसको हैं, किससे धोते हैं भाई, लाठी उठी से नहीं, यहाँ पानी की बात कर रहा हूँ, तो पानी से धोते हैं हाथ। तो धोनावीरा मतलब पानी की उत्तम व्यवस्था कहाँ पे थी, धोलावीरा में। ठीक है दोस्तों, अब जानते हैं कि महान स्नानागार कहाँ से मिला है, मोहनजोदड़ो से मिला है। महान स्नानागार मतलब विशाल स्नानागार, मतलब यहाँ पे
यहाँ पे स्नानागार मिला है, कहाँ पे, मोहनजोदड़ो में। ठीक है। धोलावीरा की एक और खासियत है दोस्तों, धोलावीरा की एक और खासियत क्या है कि पूरा इंडस वैली सिविलाइजेशन का, सिंधु घाटी सभ्यता का एक ये धोलावीरा एक ऐसा साइट है जो कि त्रिस्तरीय दीवार के निर्माण का प्रमाण मिलता है यहाँ से। मतलब दीवार जो है यहाँ पे वो 3 तरीके से, 3 यानी ग्रेडिंग सिस्टम जो है वो 3 तरह से त्रिस्तरीय प्रमाण मिलता है, इसीलिए ये और भी इंपॉर्टेंट हो जाता है। आप जानते हैं लोथल गुजरात में है, लोथल गुजरात में है और धोलावीरा भी गुजरात में है। लोथल जो है एक बंदरगाह है, लोथल क्या है, एक बंदरगाह है। आगे बढ़ते हैं भाई। कह रहा आरबीआई के वर्तमान गवर्नर कौन है? तो आरबीआई के वर्तमान गवर्नर शक्तिकांत दास हैं, है ना। रघुराम राजन और उर्जित पटेल पहले वाले गवर्नर रह चुके हैं। निर्मला सीतारमण आप जानते हैं अभी वर्तमान वित्त मंत्री हैं भारत सरकार के। ठीक है, आगे बढ़ें। कह रहा है एक दुकानदार ने अपनी दुकान के प्रत्येक सामान पर 30% का त्यौहार बट्टा घोषित करता है। बट्टा मतलब छूट देता है, यानी 30% का छूट दिया दुकानदार त्यौहार पे। विजय ने एक मोबाइल फ़ोन खरीदा और उसे 960 रुपये का बट्टा यानी डिस्काउंट मिला। मोबाइल फ़ोन का अंकित मूल्य क्या है? कुछ नहीं करना आपको, आपको 30% डिस्काउंट दिया है और ये 960 रुपया भी डिस्काउंट ही है, यानी 30% बराबर हो जाएगा 960 रुपया के। तो 1% का वैल्यू कितना आ जाएगा? 960 बटा 30 और अंकित मूल्य क्या होता है? 100%। तो 100% निकाल लो, 960 बटा 30 गुना 100, काटोगे इसको कितना आएगा? यानी 3200 रुपया। ऑप्शन नंबर बी सही है दोस्तों। आगे बढ़ते हैं। कह रहे निम्न में से कौन सी नदी मुहाना या एस्चुअरी बनाती है? अच्छा, अगर आप देखेंगे तो हमारे भारत ऐसा कुछ आप देखेंगे तो ये ईस्टर्न घाट है। ये क्या है? ईस्टर्न घाट है। ये है ईस्टर्न घाट, ठीक है, और ये है वेस्टर्न घाट। ठीक है, ये आप समझे। तो जो भी नदियाँ इधर आती है बंगाल की खाड़ी वगैरह में गिरती है, जो भी नदियाँ इधर आती है बंगाल की खाड़ी में गिरती है, वो डेल्टा बनाती है। क्या बनाती है? डेल्टा बनाती है। जैसे गंगा है, ब्रह्मपुत्र है, वो डेल्टा बनाती है। और जो नदी यहाँ आती है इस तरफ गिरती है, अरब सागर में गिरती है, वो क्या करती है? एस्चुअरी बनाती है, वो डेल्टा नहीं बनाती है। एस्चुअरी क्या होता है वो कभी किसी बाद वीडियो में डिटेल से मैं समझा दूंगा, है ना। तो नर्मदा और ताप्ती दो नदी का नाम याद रखेंगे दोस्तों। नर्मदा और ताप्ती, ये दोनों डेल्टा नहीं बनाती, एस्चुअरी बनाती है। ठीक है। कह रहा है भारत के संप्रभु कौन है? भारत के संप्रभु कौन है? भारत के संप्रभु भारत के लोग हैं भाई साहब। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी। आगे बढ़ें। कह रहा है बिहार दिवस कब मनाया जाता है? ये तो आपको पता ही होगा। बिहार दिवस 22 मार्च को मनाया जाता है ना। 22 मार्च को मनाया जाता है। एक्चुअली में बिहार की अगर अपन बात करें तो 22 मार्च 1912 को बंगाल से बिहार को अलग प्रांत बनाने की घोषणा हुई थी। 22 मार्च 1912 को याद रखेंगे दोस्तों। 22 मार्च 1912 को बिहार को बंगाल से अलग किया गया। लेकिन उस समय बिहार में उड़ीसा था, बिहार में उड़ीसा था। और 1 अप्रैल 1936 को बिहार से उड़ीसा और बिहार यानी उड़ीसा प्रांत को अलग कर दिया गया। अब इसका मतलब सिर्फ 1936 के बाद बिहार बचा है। फिर क्या आया? फिर आया 15 नवंबर 2000 ईस्वी। इसमें क्या हुआ कि बिहार को 2 भागों में बांट दिया, एक जो बिहार और दूसरा झारखंड एक अलग हुआ, झारखंड। ठीक है। तो एक्चुअल में अगर आप बिहार का जो अभी शेप देख रहे हैं वो आया है 15 नवंबर 2000 ईस्वी को। लेकिन क्योंकि हम बंगाल से बिहार को अलग प्रांत बनाया गया था 22 मार्च 1912 को बंगाल से अलग प्रांत बनाया गया था, इसीलिए 22 मार्च को हम अपना बिहार दिवस मनाते हैं। ठीक है दोस्तों, आगे बढ़ते हैं। कह रहा है निम्न में से उपार्जित लक्षण है। उपार्जित लक्षण का मतलब हुआ कि जो आप अर्जित करते हैं अलग से। नेत्र का रंग बिल्कुल नहीं, आपका जन्मजात होता है नेत्र का रंग। त्वचा का रंग नहीं भाई साहब, गोरा काला या जन्म से होते हैं। शरीर का वजन और बालों की प्रकृति ये भी नहीं होती है। हाँ, शरीर का वजन आप उपार्जित करते हैं। खूब घूमस के खाइएगा तो मोटका फूल जाइएगा, नहीं खाइएगा दुबले पतले रहिएगा, ये आप उपार्जित कर सकते हैं, यानी ऑप्शन नंबर सी शरीर का वजन होगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। कह रहा है कि विच फेस्टिवल इज रेफर टू इन टॉलस्टाइज लिटिल गर्ल्स वाइजर देन मैन? याद रखेंगे इसका आंसर होगा ईस्टर। ऑप्शन नंबर डी। आगे बढ़ते हैं। कह रहा है तृतीय क्षेत्र में सम्मिलित गतिविधि नहीं है। तृतीय मतलब टर्सरी सेक्टर की बात कर रहा है, उसमें नहीं है। तो भाई साहब पशुपालन जो आता है ये एग्रीकल्चर ही एक तरह से है, और ये प्राइमरी यानी प्राथमिक क्षेत्र में का हिस्सा है। तो ये तृतीय क्षेत्र पूछ रहा है, तो ऑप्शन नंबर डी आपका सही होगा। कह रहा है 100 साल पहले किस देश में नाजी पार्टी स्थापित हुई थी? नाजी आप समझ रहे हैं ना, नाजी पार्टी हिटलर वाला, ये कहाँ हुआ था? जर्मनी में हुआ था। कहाँ हुआ था? जर्मनी में हुआ था। 100 साल पहले मतलब आपको मैं बताऊं तो 1919 में नाजी पार्टी का गठन जर्मनी में हुआ था। और आपको
ये भी समझ में आना चाहिए, ये भी याद होना चाहिए कि 1921 में 1921 में 1921 में हिटलर जो था इस नाजी पार्टी का फ्यूहरर बन गया। फ्यूहरर मतलब नेता बना। 1919 में नाजी पार्टी की गठन हुई, 1919 में नाजी पार्टी गठन हुई और 1921 में हिटलर जो है इसका नेता बना। कह रहा है कि भारत में सर्वाधिक क्षेत्र में फैले हुए वन हैं, भारत में सर्वाधिक क्षेत्र में फैले हुए वन हैं कौन है, तो उष्णकटिबंधीय पर्णपाती वन है, उष्णकटिबंधीय पर्णपाती वन है। ऑप्शन नंबर ए इसका सही उत्तर होगा। कह रहा है कि वेयर वॉज सेंट कबीर ब्रॉट अप इन हिज अर्ली चाइल्डहुड एज। कह रहा है कि कबीर का बचपन के दिनों में पालन पोषण कहाँ हुआ। ऑप्शन नंबर ए वाराणसी इसका सही उत्तर होगा दोस्तों। कह रहा है सुंदरी वृक्ष डैश में पाए जाते हैं। सुंदरी वृक्ष के लिए एक फेमस है कौन है, मैंग्रोव वन। सुंदरबन डेल्टा जानते होंगे दोस्तों, सुंदरबन डेल्टा है ना, जो गंगा और ब्रह्मपुत्र दोनों कंबाइन करके बनता है एक डेल्टा, सुंदरबन डेल्टा। वहाँ पे मैंग्रोव वन पाया जाता है और वहाँ पे सुंदरी वृक्ष के लिए बहुत ही फेमस है। मैंग्रोव वन की एक खासियत है दोस्तों, ये छोटा झाड़ीनुमा वन होता है और बहुत ही मजबूत होता है और दलदल भूमि होता है। दलदल भूमि में इसका जो तरक्की है, इसका जो उपज है वो ज़्यादा देखने को मिलता है। आगे बढ़ते हैं दोस्तों। कहता है बादल या कोहरा किस कोलाइडी निकाय का उदाहरण है। बादल या कोहरा जो है वो किस कोलाइडी निकाय का उदाहरण है, तो लिक्विड और गैस का जो कंबाइन है वो होता है बादल और कोहरा। आप याद रखेंगे, द्रव्य और गैस का मिश्रण बादल या कोहरा होता है। ऑप्शन नंबर सी आपका सही उत्तर होगा। कह रहा है संज्ञा शब्द जहर में इरा प्रत्यय जोड़ने से, प्रत्यय मतलब पहले जोड़ने से कौन सा विशेषण बनता है, तो जहर में इला जोड़ेंगे तो जहरीला होगा भाई साहब। ऑप्शन नंबर बी। ठीक है। कह रहा है भारत में बजट निर्माण का कार्य किया जाता है। बजट जो बनाया जाता है दोस्तों, भारत में बजट निर्माण कार्य किया जाता है किसके द्वारा, वित्त मंत्रालय द्वारा, है ना। ऑप्शन नंबर ए आपका सही हो जाएगा। अब बजट की बात करें तो भारतीय संविधान में अनुच्छेद 112 112 है ना, अनुच्छेद 112 ये बताता है कि हमारे देश का वार्षिक वित्तीय विवरण, बजट नाम का कोई उल्लेख हमारे संविधान में नहीं है, या 112वें अनुच्छेद में बजट नाम का कोई उल्लेख नहीं है। उसके बजट के बदले लिखा गया है वार्षिक वित्तीय विवरण, उसी को हम लोग अपने भाषा में बजट बोलते हैं। अनुच्छेद 112 में है दोस्तों, जो कि वित्त मंत्री द्वारा पेश किया जाता है। और आपको ये भी पता होगा कि बजट पेश करने से एक दिन पहले हमारी आर्थिक समीक्षा जो होती है, आर्थिक समीक्षा वो पेश की जाती है। अगर अपन बजट की थोड़ा और हिस्ट्री में देखें तो आपको ये समझ में आना चाहिए कि सबसे पहली बार भारत में बजट 18 फरवरी 1860 में जेम्स विल्सन के द्वारा पेश किया गया था। इसीलिए भारत में बजट प्रणाली का जनक विल्सन को कहा जाता है। किसको कहा जाता है, विल्सन को कहा जाता है। ये डाटा आप याद रखेंगे। 18 फरवरी 1860 में पहली बार बजट पेश किया गया था जेम्स विल्सन के द्वारा, इसीलिए भारतीय बजट प्रणाली का जनक जेम्स विल्सन को कहा जाता है। ठीक है दोस्तों, आगे बढ़ते हैं। कह रहा है कि अक्षय नवीकरणीय ऊर्जा के स्रोत का उदाहरण है। नवीकरणीय मतलब रिन्यूएबल सोर्सेज, जिसको आप बार बार यूज कर सकते हैं, है ना, बार बार यूज कर सकते हैं, जो खत्म होने वाला नहीं है। कोयला बिल्कुल नहीं हो सकता, पेट्रोलियम बिल्कुल नहीं, प्राकृतिक गैस ये भी नहीं। सूर्य को आप रोशनी डेली लीजिए, डेली अपना आराम से, कोई दिक्कत की बात नहीं है। आगे बढ़ते हैं भाई साहब। निम्न में से कौन संविधान निर्मात्री सभा का सदस्य नहीं था। संविधान निर्माण जब हो रहा था तो संविधान सदस्य होते थे ना संविधान सभा के, इनमें से कौन नहीं थे वो बताना। मौलाना अबुल कलाम आज़ाद थे, जवाहरलाल नेहरू थे, वल्लभ भाई पटेल थे, ये नहीं थे। मोहम्मद अली जिन्ना नहीं थे, इसीलिए हमारा सही उत्तर क्या हो जाएगा दोस्तों, उत्तर होगा ऑप्शन नंबर ए। आगे बढ़ते हैं। कह रहा है एक पारितंत्र में सभी हरे पौधे एवं नीले हरित शैवालों जिनमें प्रकाश संश्लेषण की क्षमता होती है डैश वर्ग में आते हैं। मतलब जो खुद खाना बना सकता है, क्योंकि फोटोसिंथेसिस का मतलब ही वही हुआ, प्रकाश संश्लेषण का मतलब ही वही हुआ। जो खुद खाना बना सकता है उसको क्या कहते हैं, उसको उत्पादक कहते हैं, प्रोड्यूसर कहते हैं। क्या कहते हैं उसको, प्रोड्यूसर कहते हैं। ठीक है दोस्तों, उसको क्या कहते हैं, प्रोड्यूसर कहते हैं। ठीक है, आगे देखें। कह रहा है परख जो हाल ही में खबरों में रहा किस क्षेत्र से जुड़ा एक पोर्टल है। हालांकि ये करंट का उस समय क्वेश्चन होगा, आप सिर्फ इसका आंसर रखिए, कभी आ सकता है। छात्रों को सीखने का आकलन, ऑप्शन नंबर सी इसका सही उत्तर होगा, परख। आगे देखते हैं। कह रहा है जापान एक विकसित धनवान देश कैसे बना, वो आपको दिया हुआ ऑप्शन। मानव संसाधनों में निवेश करके, प्राकृतिक संसाधनों के उपयोग द्वारा, कृषि गतिविधियों के विकास द्वारा, आधुनिक तकनीकी की आयतों के द्वारा। तो इसका सही उत्तर होगा मानव संसाधन, यानी ह्यूमन रिसोर्सेज को डेवलप किया उन्होंने और विकसित देश बन गया। ह्यूमन रिसोर्सेज का डेवलपमेंट बहुत ज़रूरी है दोस्तों एक विकसित देश के लिए। उन्होंने क्या किया, मानव संसाधनों पर जोर दिया और उस पर निवेश किया और इससे वो एक विकसित देश बना। और आपको पता है दोस्तों जापान में नेचुरल कैलामिटीज़ यूं ही आते ही रहते हैं, भूकंप, सुनामी, ये सब आता ही रहता है। उसके बावजूद, और आप जानते हैं नागासाकी और हिरोशिमा में 1945 में उन्होंने
परमाणु बम भी झेल रखा है जापान, उसके बावजूद भी इतने विकसित और धनवान देश है, काबिल तारीफ है भाई साहब। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। कह रहा है जितेंद्र शब्द का सही संधि विच्छेद क्या है। जितेंद्र सभी जानते हैं, जित जोड़ इंद्रिय, जित जोड़ इंद्रिय, जितेंद्र ऑप्शन नंबर ए सही उत्तर होगा। आगे बढ़ते हैं। कह रहा है मृदा अपरदन को रोका जा सकता है, मतलब सॉइल इरोजन को। सॉइल इरोजन को आप कैसे रोक सकते हैं ये आपको बताना है। सॉइल इरोजन को आप कैसे रोक सकते हैं ये आपको बताना है दोस्तों। वनारोपण द्वारा, ये तो बिल्कुल नहीं होगा। उर्वरक का अत्यधिक उपयोग नहीं, अतिचारण ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर ए। आप पेड़ लगाइए, जंगल लगाइए, वन का कटाव कम कीजिए, मृदा अपरदन यानी सॉइल इरोजन कम होगा। आगे बढ़ते हैं दोस्तों। कह रहा है भारत के निहाल शरीर का संबंध निम्नलिखित में से किस खेल से है। निहाल शरण, निहाल नहीं बोले हैं भाई साहब, इसको याद करने का तरीका है कि शतरंज खेल के निहाल कर देबो का, तो शतरंज से संबंधित है भाई साहब निहाल। आगे बढ़ते हैं भैया। कह रहा है इस्पात तथा लोहे को जंग से सुरक्षित रखने के लिए उन पर यसद लेपन की प्रक्रिया में एक पतली परत निम्न की है। पतली परत, अब देखिए कह रहा है इस्पात यानी स्टील और आयरन में आपको जंग से बचाना है, तो जंग से बचाने के लिए एक प्रोसेस किया जाता है, उस प्रोसेस का नाम है गैल्वनाइजेशन। गैल्वनाइजेशन। और इसमें एक पतली लेयर, एक थिन लेयर चढ़ाया जाता है किस पे, स्टील और आयरन पे। वो किसका होता है, जिंक का। किसका होता है, जिंक का लेयर चढ़ाया जाता है। जिंक मतलब जास्ता का। तो ऑप्शन नंबर सी आपका सही उत्तर होगा, जास्ता। प्रोसेस भी याद रखिएगा दोस्तों, गैल्वनाइजेशन प्रोसेस है। कह रहा है कि सेंट रविदास वॉज अ डैश बाय प्रोफेशन। संत रविदास जो थे वो क्या थे, तो वो एक मोची थे। मोची आपको यहाँ पे इंग्लिश में दिया हुआ है, ऑप्शन इंग्लिश में दिया हुआ है तो आपको पता होना चाहिए, कॉबलर थे, है ना। ऑप्शन नंबर ए आपका सही उत्तर होगा। कह रहा है उसने मुझे सोता हुआ पाया, इसका आपको इंग्लिश में ट्रांसलेशन करना है, उसने मुझे सोता हुआ पाया, ही फाउंड मी स्लीपिंग, ऑप्शन नंबर ए सही उत्तर होगा। कह रहा है उत्तर दक्षिण गलियारा जोड़ता है। अच्छा, भारत में गलियारा बनाया गया है दोस्तों, उत्तर दक्षिण गलियारा की बात कर रहे हैं। उत्तर दक्षिण, तो ये मान लीजिए हमारा इंडिया है यहाँ पे, है ना। उत्तर दक्षिण ये है आपका नॉर्थ और ये है आपका साउथ। उत्तर दक्षिण गलियारा जोड़ता है, मतलब ये आपस में जोड़ता है। तो ऑप्शन जाइए आराम से आंसर। नई दिल्ली मुंबई नहीं होगा। सिलचर और पोरबंदर गुजरात में, सिलचर असम में है, नहीं होगा। श्रीनगर और कन्याकुमारी, हाँ दोस्तों श्रीनगर देखिए नॉर्थ में, जम्मू कश्मीर, कन्याकुमारी सबसे साउथ में, सदर्न पार्ट। तो ये क्या है दोस्तों। और आपको पता है, ये भी पता होना चाहिए कि जो उत्तर दक्षिण गलियारा है ना, ये गलियारा किससे कनेक्टेड है पता है, NH-44 से, NH-44 से। और भारत में जितने भी नेशनल हाईवे हैं उनमें सबसे लॉन्गेस्ट NH जो है वो NH-44 ही है, इसीलिए इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हो जाता है। लॉन्गेस्ट NH मतलब लॉन्गेस्ट नेशनल हाईवे 44 है, और यही उत्तर दक्षिण गलियारा जो कि श्रीनगर से कन्याकुमारी को जोड़ती है। ठीक है दोस्तों, आगे बढ़ते हैं। कह रहा है मानव पूंजी में निवेश करने का जरिया है। मानव पूंजी में आप निवेश करने का जरिया है क्या है, तो शिक्षा व प्रशिक्षण दोनों होना चाहिए। शिक्षा व प्रशिक्षण दोनों होना चाहिए, तभी आप ऑप्शन नंबर सी मानव प्रशिक्षण का, मानव पूंजी में निवेश करने का एक जरिया, ऑप्शन नंबर सी आपका सही उत्तर होगा। आगे बढ़ते हैं। कह रहा है बायोगैस का मुख्य घटक है। बायोगैस का मुख्य घटक क्या है दोस्तों, बायोगैस का मुख्य घटक मीथेन है। मीथेन CH4 की बात कर रहे हैं। इसको मार्स गैस भी कहा जाता है, मार्स गैस। ठीक है, इसको मार्स, क्योंकि मंगल ग्रह पे इसकी उपलब्धता पाई गई है, इसलिए मार्स गैस भी कहा जाता है दोस्तों। CH4 ये एक हाइड्रोकार्बन है दोस्तों। क्या है, एक हाइड्रोकार्बन है। क्या है, हाइड्रोकार्बन है। और हाइड्रोकार्बन की खासियत जानते हैं भाई, हाइड्रोकार्बन को जब भी जलाया जाएगा, हाइड्रोकार्बन को जब भी जलाना मतलब ऑक्सीजन की उपलब्धता में जब भी जलाया जाएगा तो हमेशा कुछ मात्रा में CO2 और बहुत अधिक मात्रा में H2O मिलेगा हमें, फिक्स है। आप कोई भी हाइड्रोकार्बन को आप जलाने मतलब ऑक्सीजन से रिएक्शन कराएंगे तो आपको CO2 और H2O मिलना है। और H2O आपको पता है कि इन्वायरमेंट के लिए हमारे सही है, यानी पोल्यूशन नहीं करता। ये कुछ मात्रा में निकलता है दोस्तों, ये पोल्यूशन करता है लेकिन इसकी क्वांटिटी कम होती है। इसीलिए आप देखते होंगे कि आजकल ऑटो वगैरह CNG से चल रही है। CNG मतलब कंप्रेस्ड नेचुरल गैस, और उसमें हाइड्रोकार्बन की मात्रा होती है, और हाइड्रोकार्बन जलता है तो पोल्यूशन कम होता है, इन्वायरमेंट के लिए सही है। आगे बढ़ते हैं दोस्तों। कह रहा है भारत में लौटते मानसून की ऋतु की अवधि है। तो आप पता है कि लौटते मानसून जो है बेसिकली ठंडे के टाइम में होती है, तो अक्टूबर से नवंबर तक, ऑप्शन नंबर डी इसका सही उत्तर होगा। ठीक है। कह रहा है 1917 में देश की पहली जूट मिल कहाँ स्थापित की गई थी। बहुत बढ़िया भाई साहब। तो पहली जूट मिल कहाँ स्थापित की गई थी, तो कलकत्ता में की गई थी 1917 में। ठीक है दोस्तों, 1917 में पहली जूट मिल कलकत्ता में स्थापित की गई थी। ठीक है। अच्छा, अगर मैं आपसे पूछूं कि जूट की उत्पादन सबसे ज़्यादा कहाँ पे होता है इंडिया में,
वेस्ट बंगाल में होता है। कहाँ पे होता है? वेस्ट बंगाल में जूट की उत्पादन सबसे ज़्यादा होती है। बिहार दूसरे नंबर पे आता है दोस्तों, बिहार सेकंड नंबर पे आता है जूट के प्रोडक्शन में, सेकंड नंबर पे आता है। अगर आपसे पूछे कि बिहार में भी सबसे ज़्यादा कहाँ जूट का प्रोडक्शन होता है, तो पूर्णिया डिस्ट्रिक्ट में। कहाँ पे? पूर्णिया डिस्ट्रिक्ट में जूट का उत्पादन बिहार में सबसे ज़्यादा होता है। ठीक है दोस्तों, आगे बढ़ते हैं। कहता है कर्नाटक में होने वाली ग्रीष्म ऋतु की वर्षा को क्या कहते हैं? अच्छा, बहुत बढ़िया। कर्नाटक में होने वाली ग्रीष्म ऋतु की यानी गर्मी के समय में जो वर्षा होती है उसको क्या कहते हैं? इसको चाय वर्षा कहते हैं, जो कि कॉफ़ी के लिए बहुत बेनिफिशियल होता है, इसलिए इसको चाय वर्षा कहते हैं दोस्तों। क्या कहते हैं इसको? चाय वर्षा कहते हैं। ठीक है, चाय वर्षा कहते हैं दोस्तों इसको। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। कह रहा है सविनय अवज्ञा आंदोलन कब और किस यात्रा से शुरू हुआ? अच्छा, देखिए सविनय अवज्ञा आंदोलन कब और किस यात्रा से शुरू हुआ? सबसे पहली बात तो सविनय अवज्ञा आंदोलन दांडी से शुरू हुआ। किस यात्रा से शुरू हुआ था? दांडी मार्च। आप जानते हैं कि दांडी मार्च जब कंप्लीट हुआ उसके बाद सविनय अवज्ञा आंदोलन महात्मा गांधी द्वारा चलाया गया था। कब? तो 1930 में। 1930 में। आप कुछ डेट मैं बता रहा हूँ आपको, वो डेट आप याद रखेंगे दोस्तों, कुछ डेट याद रखेंगे। क्या याद रखेंगे? कि 12 मार्च, क्या याद रखेंगे दोस्तों? 12 मार्च से 6 अप्रैल 1930 तक, 6 अप्रैल 1930 याद रखेंगे दोस्तों। 12 मार्च से 6 अप्रैल 1930 तक दांडी मार्च चला था। ठीक है, और कभी कभी ये सवाल पूछता है दोस्तों कि दांडी मार्च में टोटल कितने लोग सम्मिलित थे? तो आप याद रखेंगे 78+1 मतलब 78 जो है 78 जो है सहयोगी थे और एक गांधी जी खुद थे, एक गांधी जी स्वयं थे। ठीक है, एक गांधी जी थे, है ना। इतने मेंबर्स थे जो कि दांडी मार्च में बेसिकली नमक तोड़ने का एक सत्याग्रह था। उसके बाद फिर 5 मार्च और आप ये याद रखेंगे 5 मार्च 1931 को गांधी इरविन समझौता हुआ, और इसके तहत सविनय अवज्ञा आंदोलन को क्या किया? वापस ले लिया गया। गांधी इरविन पैक्ट साइन हुआ, समझौता हुआ। और आप ये भी दिमाग में रखिएगा कि 23 मार्च 1931 को ही भगत सिंह को फांसी दे दी गई थी। कुछ डाटा है, कुछ पॉइंट्स हैं, ये आपको दिमाग में रखना है। आगे बढ़ते हैं। कह रहा लेनिन का उत्तराधिकारी कौन था? लेनिन का उत्तराधिकारी कौन था दोस्तों? स्टालिन था। लेनिन और स्टालिन था। लेनिन का उत्तराधिकारी कौन था? स्टालिन था भाई साहब। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। कह रहा निम्न में से किस श्रेणी में भारत आता है? विकसित देश, गरीब देश तो बिल्कुल नहीं है भाई साहब, विकसित देश भी नहीं है। अत्यधिक विकसित तो सोच ही नहीं सकते हैं। विकासशील देश बोलिए, आंसर ऑप्शन हो जाएगा सी, आंसर ये बन जाएगा। तो ये हमारा 2022 का 27/2/2022 का सेट आज कंप्लीट हुआ। इसका कुछ क्वेश्चन हमने पिछले वाली वीडियो में करा रखा है, दोनों को देखिए आपको बहुत फ़ायदा मिलने वाला है इससे, और आपका सिलेक्शन पक्का होगा। आप हमारे इस चैनल पर बने रहिएगा। लाइक, शेयर, सब्सक्राइब और कमेंट तो ज़रूर करिए। अगर मैथ्स का कोई सेपरेट वीडियो चाहते हैं, कोई सेपरेट चैप्टर के लिए, तो उसमें आप हमें ज़रूर बताएँ। सेपरेट तरीके के अगर आप अच्छे और डिटेल से जानना चाहते हैं मैथ्स को, ज्योमेट्री हो या कुछ भी हो, तो आप ज़रूर हमें बताएं। या एसएससी के बारे में अगर आप कहेंगे वीडियो तो वो बनाऊंगा, सभी कुछ होगा। आप सिर्फ लाइक, शेयर, सब्सक्राइब और कमेंट करना ना भूलें। बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी का। आपकी तैयारी बहुत मस्त से चल रही होगी और आप ऐसे यूँ ही मन लगा के पढ़ते रहें। थैंक यू वेरी मच।